अशोक कुमार जी प्रजापत से आग्रह रहेगा कि वो मंच पर ऊपर पधारें, अपना स्थान मंच पर ग्रहण करें। अशोक कुमार जी प्रजापत। डॉक्टर सीताराम जी पंचारिया पूर्व चेयरमैन नौका से आग्रह रहेगा कि वो मंच पर पधारें। बजरंग सिंह जी रोयल पूर्व अध्यक्ष क्षत्रिय सभा से भी आग्रह रहेगा कि वो मंच पर पधारें। निर्मल जी भूरा से भी आग्रह रहेगा वो मंच आगे पधारें, मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इस कार्यक्रम की भूमिका के बारे में बताने के लिए श्री रेवंत सिंह जी पाटोदा से आग्रह रहेगा वो मंच पर पधारें। जय सिंह शक्ति। सम्मानित मंच और पांडाल में विराजे हुए सभी सज्जनों को सादर जय सिंह शक्ति। श्री क्षत्रिय योग संघ के अनुसांगिक संगठन श्री प्रताप फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस किसान सम्मेलन में आप सभी लोग पधारे हैं। आप सभी लोगों को भी सादर नमस्कार, सादर स्वागत। छात्र श्री प्रताप फाउंडेशन ने ये किसान सम्मेलन क्यों आयोजित किया, इसके पीछे की क्या प्रेरणा है, उस प्रेरणा के बारे में निवेदन करने के लिए मुझे आदेश हुआ है। श्री क्षत्रिय योग संघ पूज्य तन सिंह जी द्वारा 22 दिसंबर 1946 में स्थापित हुआ और पूज्य तन सिंह जी की इसके पीछे जो प्रेरणा थी, श्री क्षत्रिय योग संघ के स्थापना के पीछे जो प्रेरणा थी, वह प्रेरणा थी कि भारतीय संस्कृति के मूल्यों को भारतीय जीवन में किस तरह से पुनर्स्थापित किया जाए, इसके लिए निरंतर कार्य करने की आवश्यकता है। और उस कार्य को के प्रशिक्षण के लिए, उस कार्य के शिक्षण के लिए, उस कार्य को करने वाले कार्यकर्ता तैयार करने के लिए उन्होंने श्री क्षत्रिय योग संघ की स्थापना करी। उन्होंने लिखा है, संस्कृति के अंकुर खोज खोज मरुभूमि में बाग लगाया है, तकदीर का पाला चाहे पड़े पर प्रेम की सरिता सूखे ना। प्रेम की सरिता, जिस प्रेम की सरिता से हमारा भारत सस्य श्यामला हुआ, केवल धरती ही सस्य संबंध सस्य श्यामला हुआ, उसमें हरियाली व्याप्त हुई, उसमें खुशहाली व्याप्त हुई। उस भारतीयता को स्थापित करने के लिए, उस भारतीयता को आमंत्रित करने के लिए, उस भारतीयता को आचरित करने के लिए श्री क्षत्रिय योग संघ काम करता है। और उस भारतीयता की ये विशेषता है
कि वह भारतीयता न व्यक्ति को इकाई मानती है, न केवल समाज। भारतीयता विखंडन की बात नहीं करती, भारतीयता जोड़ने की बात करती है। इसलिए हम सब देखें कि हमारे गांवों की क्या परंपरा हुआ करती थी। आज हम सब देख रहे हैं, बार बार जिस जाति की बात की जाती है, बार बार जिस जातिवाद की बात की जाती है, विचार करें, जिस समस्या को लेकर आज हम इतने चिंतित हैं, क्या वो जाति आज पैदा हुई है? हम यदि हमारे इतिहास को देखना प्रारंभ करें तो हिरण्यकश्यप के समय भी हम लोगों को कुम्हार जाति का उल्लेख मिलता है। उसके बाद यदि हम बात करें तो त्रेता युग की बात करें तो धोबी का उल्लेख मिलता है, मल्लाह का उल्लेख मिलता है। भगवान कृष्ण के समय की बात करें तो नंदा नाई का उदाहरण मिलता है, जिसने दुर्योधन का जो नाई था और भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। यानी कोई सा भी ऐसा काल नहीं रहा जहां इस तरह से जातियां नहीं रही हो, लेकिन जातिवाद नहीं था। और वो जातिवाद क्यों नहीं था? क्योंकि हम सब में भारतीयता व्याप्त थी। और कालांतर में स्नेह अन्य संस्कृतियों के संपर्क में आने के कारण हमारे में से वह भारतीयता स्नेह कमजोर होती गई, और उसके परिणाम स्वरूप जाति का विकृत स्वरूप जातिवाद हम सब लोगों में हावी हुआ। हम जातियों में बंटे, हम वर्गों में बंटे, हम पंथों में बंटे, हम उपासना पद्धतियों में बंटे। हम इस आधार पर बंट गए कि कोई कैसे पूजा करता है, कोई पश्चिम की तरफ मुंह करके पूजा करता है, या कोई पूर्व तरफ की तरफ मुंह करके पूजा करता है। इस आधार पर भी समाज विघटित हो गया। इस तरह से लगातार अन्य संस्कृतियों के संपर्क में आने के कारण हम विखंडित होते गए, और आज उस विखंडन की ये स्थिति है कि नकारात्मक शक्तियां हम लोगों पर इतनी हावी है कि छोटी छोटी नकारात्मक घटनाओं के फलस्वरूप भी हमारा समाज, जो हमेशा साथ रहते आए हुए लोग थे, वो सभी लोग बिखरने को तत्पर हैं। सभी लोग एक दूसरे के सामने खड़े होने को तत्पर हैं, और जो सदियों से साथ रहते आ रहे हैं, इस तरह से व्यवहार करना प्रारंभ कर दिया है जैसे वो एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी हो, एक दूसरे के दुश्मन हो, एक दूसरे के आमने सामने हो, एक दूसरे के पाले मंडने शुरू हो गए हैं। ये समस्या हम सब लोगों के लिए चिंतनीय है, और यही समस्या क्षत्रिय संघ की भी है। क्षत्रिय संघ भी क्योंकि समाज में काम करता है, भारतीयता की बात करता है, और भारतीयता के इस क्षरण को लेकर चिंतित है, इसलिए क्षत्रिय संघ अनेक ऐसे उपक्रम करता है जिससे इस क्षरण को रोका जा सके। हो सकता है हम इस क्षरण को बहुत बड़े स्तर पर नहीं रोक पाए, हो सकता है वो जो नकारात्मकता की आंधी चल रही है, उस नकारात्मकता की आंधी के सामने हम खड़े होकर उस आंधी को रोक नहीं पाए, लेकिन हमारी तरफ से प्रयास करना बंद कर दें, इससे बड़ी नपुंसकता कोई नहीं होती। और क्षत्रिय संघ ऐसी नपुंसकता पे विश्वास नहीं करता। इसलिए क्षत्रिय संघ अलग अलग तरह से इस तरह से प्रयास करता है जिससे समाज में उन तत्वों को उभारा जाए जो तत्व हम सब लोगों को जोड़ते हैं, उन तत्वों को पुष्ट किया जाए जो हमारे विखंडन को रोककर हम सब लोगों को साथ चलने के लिए, साथ बैठने के लिए प्रेरित करते हैं। और ऐसा ही एक विषय है कृषि, ऐसा ही एक विषय है किसान, ऐसा ही एक शब्द है किसान, जो हम सब लोगों को जोड़ता है। देखें, और इसीलिए प्रताप फाउंडेशन, जो क्षत्रिय संघ का आनुषंगिक संगठन है, आज ये किसान सम्मेलनों की श्रृंखला प्रारंभ करके, और इस शब्द के भीतर समाई हुई संयोजकता जो है, इस शब्द के भीतर जो जोड़ने का भाव जो समाया हुआ है, उस जोड़ने के भाव को प्रचारित करने का प्रयास कर रहा है, उस जोड़ने के भाव को पुष्ट करने का प्रयास कर रहा है, उस जोड़ने के भाव को उद्घाटित करने का प्रयास कर रहा है, हम सब लोगों के सामने प्रकट करने का प्रयास कर रहा है। हम जरा सा विचार करें हमारे गांव में। आज हम गांव में राजपूत, मेघवाल, जाट, बिश्नोई, भील, रेबारी, मुसलमान, इन रूपों में विभक्त दिखते हैं। लेकिन आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले का विचार करें कि आजकल हम सब लोग क्षत्रिय आधार पर बंटे हुए हैं, अलग अलग वो हो गए हैं, वर्ग हो गए हैं। लेकिन थोड़े से 100 साल पहले का विचार करें तो हम लोग हमारे गांव में हमारे पूर्वजों से सुनेंगे कि एक परिवार जाट परिवार होता था तो उसके साथ एक राजपूत परिवार अलाइन होता था, उसके साथ एक मेघवाल का परिवार अलाइन होता था, उसके साथ एक सेन समाज का परिवार अलाइन होता था, उसके साथ एक नाइक समाज का परिवार अलाइन होता था। और इस तरह से एक वर्टिकल श्रृंखला थी, विभाजन ऐसा नहीं था।
विभाजन इस तरह से था कि हर जाति का एक एक व्यक्ति मिलकर एक परिवार बनता था और अपने परिवार के लोगों के लिए वो अपने सगे भाई से लड़ने में भी संकोच नहीं किया करते थे। और इस तरह से जो संयोजन जो था वो जाति विशेष का संयोजन नहीं होके अलग अलग जातियों के लोगों का आपस में संयोजन था। और वह संयोजन दुर्भाग्य से राजनीति की भेंट चढ़ता गया और जाति जिस समय से एक राजनीतिक दबाव समूह बनी है उस समय से वह संयोजन इतना ज्यादा बिखरा है कि जो हमेशा साथ रहने वाले लोग थे वो अपने आप में बिखरे हुए महसूस करते हैं, अपने आप को एक दूसरे के सामने खड़ा हुआ महसूस करते हैं। तो ये प्रताप फाउंडेशन द्वारा किसान सम्मेलन आयोजित करने की पहली प्रेरणा जो है वह प्रेरणा ये है कि इस किसान शब्द का हम किस तरह से संयोजन में उपयोग कर सकते हैं। तो हम जरा सा विचार करें कि हमारे गांव में अधिकांश लोग यहाँ गांव से पधारे हुए विराजे हैं। हमारे गांव में कौन सी जाति ऐसी है जो कृषि से जुड़ी हुई नहीं है? हमारे यहाँ का जाट खेती करता है, हमारे यहाँ का बिश्नोई खेती करता है, हमारे यहाँ का मेघवाल खेती करता है, हमारे यहाँ का ब्राह्मण खेती करता है, हमारे यहाँ का भील खेती करता है, हमारे यहाँ का राजपूत खेती करता है। यानी व्यवसाय के दृष्टिकोण से एकमात्र व्यवसाय जो पूरे समाज को जोड़ता है वह व्यवसाय कृषि है। और केवल कृषि करते हैं यही नहीं, दूसरे दृष्टिकोण से देखें कि एक व्यक्ति जो किसान जो खेत में हल ले जा रहा है उस हल को ले जाने वाला, उस हल को बनाने वाला सुथार भी खेती से जुड़ा हुआ है। एक व्यक्ति जो उसका उस उपलब्ध उपज का विपणन कर रहा है वो विपणन करने वाला वैश्य वर्ग का व्यक्ति भी कृषि से जुड़ा हुआ है। इसलिए हम सब लोग देखा करते थे कि किस तरह से खेती से करने से पहले किसान वैश्य वर्ग से उधार लेता था और किस तरह से बदले में खेती होने के उपरांत उसको वह चुकाता था या किस तरह से एक दूसरे का सहयोग किया करते थे। हो सकता है उस व्यवस्था में विकृतियां पैदा हुई हो। कौन सी ऐसी फुलप्रूफ व्यवस्था है जिसमें विकृतियां पैदा नहीं होती? संसार में आज तक कोई सी ऐसी व्यवस्था नहीं बनी जिस व्यवस्था में कमी नहीं निकाली जा सकते या जिस व्यवस्था में कमी खड़ी नहीं की जा सकती या जिस व्यवस्था में कमियां पैदा नहीं की जा सकती। व्यवस्था में कमियां नहीं होती है, कमियां व्यक्ति में होती है और वह व्यक्ति की कमियां व्यवस्था के माध्यम से प्रकट हुआ करती है। और जब व्यक्ति ऐसे कमियों वाले व्यक्ति ज्यादा हो जाया करते हैं तब वह व्यवस्था पूरी की पूरी विकृत हो जाती है। इसलिए हम किसी भी व्यवस्था में कमी ढूंढ सकते हैं, यह अलग विषय है, लेकिन कोई भी व्यवस्था ऐसी नहीं होती जो पूर्ण रूप से गलत हो और कोई भी व्यवस्था यह नहीं कह सकती दावे के साथ कि हम संपूर्ण रूप से सही हैं। इसलिए उस व्यवस्था की कमियों की तरफ जाने की बजाय हम व्यवस्था की अच्छाइयों की तरफ ढूंढने का प्रयास करें तो हम पाएंगे कि खेती ऐसा विषय था जो हम सब लोगों को जोड़ने का काम करता था। और प्रताप फाउंडेशन, क्षत्रियुग संघ प्रताप फाउंडेशन के माध्यम से जो अलग अलग विषयों में जोड़ने वाला काम कर रहा है उसमें कृषि को भी इसीलिए चुना गया कि ये ऐसा विषय है जिसके माध्यम से हम सब लोग साथ बैठ सकते हैं। हम लोगों का दुर्भाग्य यह है कि हमारे विभिन्न समाजों के बीच संवाद समाप्त हो गया और संवाद समाप्त हो गया इसलिए हम लोगों में छोटी सी बात होती है वो भी बड़ा भारी विभेद खड़ा कर देती है। यदि साथ बैठकर बातचीत कर ले तो शायद वो इतना बड़ा मुद्दा ही नहीं होता, लेकिन हम साथ बैठकर बात नहीं करते और उस मुद्दे पे इतने ज्यादा उद्वेलित हो जाते हैं, इतने ज्यादा संघर्षशील हो जाते हैं कि उसका परिणाम ये होता है कि हमारा साथ बैठना नहीं होने के कारण खाई बढ़ती जाती है और बढ़ते बढ़ते इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि जिन लोगों को हमारी खाइयों के आधार पर अपनी रोटियां सेकनी होती है, जिन लोगों को हमारी खाइयों के आधार पर अपनी राजनीति करनी होती है, जिन लोगों को हमारी खाइयों की सीढ़ियों पर चढ़कर सत्ता की सीढ़ियां पार करनी होती है, सत्ता के शीर्ष तक जाना होता है, वो उन खाइयों का भरपूर उपयोग करते हैं और हमारा सौहार्द उन खाइयों की बलि चढ़ जाता है। और जो हम जिस भारत के बारे में ये कहा जाता था कि वहां एक गांव एक परिवार होता है, हम प्राय बात करते हैं जो जिन संस्कृतियों के हम संपर्क में आए उन संस्कृतियों में व्यक्ति एक इकाई हुआ करता था, लेकिन हमारी संस्कृति में व्यक्ति इकाई है लेकिन व्यक्ति से बड़ी फिर परिवार इकाई है। व्यक्ति अपने आप को परिवार के लिए समर्पित करता है तो दूसरी तरफ परिवार जो है व्यक्ति को पोषित करता है। परिवार से बड़ी गांव इकाई है जिसमें परिवार अपने आप को गांव में समाहित करता है तो गांव है वो पूरे परिवार को पोषित करता है। और इस तरह से लगातार आगे से आगे हम एक दूसरे से पोषित होते जाते हैं। हर बड़ी इकाई अपनी छोटी इकाई को पोषित करती है और हर छोटी इकाई बड़ी इकाई को मजबूत करती है।
वह जो पूरा का पूरा हमारा ताना बाना है वो बिखरने लगा है। ये हम सभी के लिए चिंता का विषय होना चाहिए और उसी चिंता को प्रकट करने के लिए प्रताप फाउंडेशन इस तरह का किसान सम्मेलन आयोजित कर रहा है कि हम लोग ढूंढें, उन सब चीजों को ढूंढें जो हम लोगों को जोड़ सकती है। प्राय हम उन सब चीजों को ढूंढने में बड़े तत्पर रहते हैं जो हम सबको जोड़ तोड़ सकती है, और उन तोड़ने वाली बातों पर हम इतने ज्यादा उज्ज्वलित हो जाते हैं कि वो छोटी छोटी बातें हम लोगों को बिखेर कर रख देती है। उसकी बजाय यदि हम जोड़ने वाली चीजों को ढूंढना प्रारंभ कर दें तो वो उनसे बहुत बड़ी है, लेकिन हमारा दृष्टिकोण उधर नहीं जाता। प्रताप फाउंडेशन हम लोगों को अबाउट टर्न करना चाहता है, पीछे मुड़ने के लिए कहता है कि पीछे मुड़कर देखें कि कितनी सारी चीजें ऐसी हैं जो हम लोगों को जोड़ सकती हैं। उन सभी जोड़ने वाली चीजों में से जो, जैसा मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं, किसान भी एक शब्द है, कृषि भी एक व्यवसाय है। इसको इस दृष्टिकोण से देखना प्रारंभ करें। इस बात का संदेश देने के लिए ये प्रताप फाउंडेशन द्वारा किसान सम्मेलन आयोजित किया गया। दूसरी बात, ये पहली प्रेरणा है जो किसान सम्मेलन आयोजित करने के लिए प्रताप फाउंडेशन को प्रेरित करती है। और दूसरी बात यह है कि इस देश में आजादी के बाद सबसे ज्यादा यदि किसी वर्ग के बारे में बातें की गई है, सबसे ज्यादा यदि किसी वर्ग के लिए आंसू बहाए गए हैं, सबसे ज्यादा किसी वर्ग के लिए यदि भाषण दिए गए हैं, सबसे ज्यादा किसी वर्ग के नाम पर संगठन बनाए गए हैं, तो वह किसान वर्ग है। सबसे ज्यादा किसी वर्ग के लिए यदि प्रचार किया गया है तो वह भी किसान के नाम पे किया गया है। लेकिन हम जरा सा सोचें कि किसान की स्थिति क्या है। एकमात्र किसान ऐसा वर्ग है जिसको अपने उत्पाद की कीमत तय करने का अधिकार नहीं है। बाकी सभी जितने भी उत्पाद होते हैं, बनाने वाला तय करता है, पैदा करने वाला तय करता है कि मेरे इस उत्पाद की कीमत क्या होगी। और कितना दुर्भाग्य है कि किसान ऐसा वर्ग है जिसकी कीमत को खरीदने वाला तय करता है, और उस खरीदने वाले की तय की गई कीमत पर किसान अपनी वस्तु को बेचता है। ऐसा क्यों है? इतनी ज्यादा किसानों के बारे में बातचीत होने के बाद भी ऐसा क्यों है? इतने ज्यादा किसानों के संगठन बनने के बावजूद भी इतना कैसा क्यों है? किसानों के बातों पर इतने ज्यादा आंसू बहाने के बाद भी ऐसा क्यों है? किसानों के नाम पर इतनी ज्यादा राजनीति होने के बावजूद भी ऐसा क्यों है? तो जैसा मैंने प्रारंभ में कहा था, जय संघ शक्ति। समस्या यह है कि हम किसान लोग, गांव में रहने वाला प्रत्येक किसान किसानों के नाम पर ही विभाजित हो गया। और आज राजनीतिक, या तो हम किसी न किसी राजनीतिक पार्टी की विचारधारा को पोषित करने वाले किसान संगठन से जुड़े हुए हैं, और उसका परिणाम होता है कि वह किसान संगठन इस आधार पर बात करता है कि मेरे राजनीतिक आका या मेरे राजनीतिक विचारधारा वाले लोग किस बात को पसंद करते हैं, उसी बात को मैं उठाऊं, और जो वो बात पसंद नहीं करते उस बात को मैं नहीं उठाऊं। और उसका परिणाम ये होता है कि वास्तव में जो किसान होता है उसकी बात करने वाला भी कोई नहीं है। प्रताप फाउंडेशन इस बात के बारे में विचार करता है कि हम एक तरफ छोड़ें किसान संगठनों को, हम एक तरफ रखें किसान मोर्चों को। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सब व्यर्थ हैं, उनमें सब जो जुड़े हुए हैं उन लोगों को जुड़ना चाहिए और वहां काम करना चाहिए। लेकिन जरा सा हम सामाजिक स्तर पर सोचना विचार करें, सोचना प्रारंभ करें कि क्या ऐसा हम कमजोर हो गए कि क्या इतना सा हम साथ बैठकर विचार नहीं कर सकते कि हमारी अपनी समस्याओं के बारे में कोई और विचार करता है, और वो इस हिसाब से विचार करता है कि हमारे जो किसान के नाम से हमारे मन में जो भावनाएं उमड़ती हैं, उन भावनाओं का कैसे अपनी दुकान जमाने के लिए उपयोग कर सके। माफ करना, शब्द थोड़ा सा ओछा बोला, लेकिन वस्तु स्थिति यही है कि उन भावनाओं का, किसान नाम की भावनाओं का जितना शोषण किया जा सकता है उतना लगातार शोषण किया जा रहा है। इसलिए प्रताप फाउंडेशन कोई किसान संगठन नहीं है। प्रताप फाउंडेशन राजपूत समाज का संगठन है और राजपूत समाज में काम करता है। लेकिन फिर भी प्रताप फाउंडेशन ये आवश्यकता महसूस करता है कि सामाजिक संगठनों को इस विषय में आगे आना चाहिए। इसलिए आपके यहां जो आज मंच पे विराजे हैं उनमें से अधिकांश लोग किसी न किसी सामाजिक संगठन से जुड़े हुए हैं, और सामाजिक कार्यकर्ता की हैसियत से इनको यहां मंच पर आप सब लोगों के सामने विराजमान किया गया है। राजनेता भी आएंगे और उन सब लोगों को भी हम सम्मान सहित मंच पे बिठाएंगे। लेकिन इस कार्यक्रम में राजनेता नहीं बोलेंगे, राजनेता हमारी बात सुनेंगे, और जो विभिन्न समाजों के जो प्रतिनिधि हैं
वो लोग अपनी बात कहेंगे। और इसका मतलब राजनेता आवश्यक नहीं है, ऐसा नहीं है। राजनेता नहीं होंगे तो हमारा काम कैसे होगा, हमारी बात को कौन आगे रखेगा। राजनेता निश्चित रूप से आवश्यक है, राजनेताओं का हमें सम्मान करना चाहिए, राजनेताओं के हमें पीछे चलना भी चाहिए। लेकिन राजनेताओं को कभी इस तरह से सब मिलकर बैठ के बताएं भी तो सही कि वास्तव में समस्या क्या है और उस समस्या का सॉल्यूशन क्या हो सकता है, हम लोग क्या चाहते हैं, ये बात भी उनको बताएं। इसलिए यहां जो भी यदि कोई राजनीति से जुड़ा हुआ व्यक्ति भी यहां आकर बोलेगा तो वो अपनी राजनीतिक हैसियत के कारण नहीं बोलेगा, वो अपनी उस समाज विशेष में या सामाजिक स्थिति कार्यों में काम कर रहा है उस हैसियत से अपनी बात को रखेगा। इसलिए मैं जो वक्ता है उन सबसे भी निवेदन करूंगा कि कृपया इस मर्यादा का ध्यान रखें कि हम लोगों को ये इस कार्यक्रम को आयोजित करने की प्रेरणा दो है। पहली प्रेरणा है हमारा सौहार्द कैसे बने, और उस सौहार्द में किसान जो शब्द है, कृषि जो व्यवसाय है, उस व्यवसाय का हम किस तरह से उपयोग कर सकते हैं, किस तरह से वो हमारे जोड़ने का माध्यम बन सकता है, किस तरह से हमारे बीच में वो पुल बन सकता है, और किस तरह से छोटी छोटी नकारात्मक बातों के कारण हम लोगों को विचार करना चाहिए कि छोटी सी कोई घटना होती है और उस घटना पे नकारात्मक लोग इतने हावी हो जाते हैं कि हम सब लोग उनका सहयोग करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ये स्थिति क्या है, इस स्थिति के बारे में हम लोग जो देखिए, समाज में बुरे लोग इसलिए हावी होते हैं, क्षत्रिय संघ का ये मानना है कि बुरे लोग इसलिए हावी होते हैं कि अच्छे लोग घर बैठे रहते हैं। जिस दिन अच्छे लोग काम करना शुरू कर देते हैं, अच्छे लोगों की संख्या 7 अक्षौहिणी हुआ करती है और बुरे लोग 11 अक्षौहिणी होते हुए भी हार जाते हैं। अच्छे लोग 5 ही हुआ करते हैं और बुरे लोग 101 होने के बावजूद भी हार जाया करते हैं। इसलिए आवश्यकता है कि हम जो अपने आप को इस पीड़ा को समझते हैं, इस पीड़ा को महसूस करते हैं, वे सभी लोग इस बात पे विचार करना प्रारंभ करें। इसलिए दूसरी प्रेरणा इस कार्यक्रम की, पहली प्रेरणा सौहार्द है, वो किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, इस पे हम सब अपनी बात कहें। और दूसरी प्रेरणा इस कार्यक्रम की है कि जिस वर्ग की सबसे ज्यादा बात होती है उस वर्ग के बारे में क्यों इस तरह से वह वर्ग क्यों अपने आप को उपेक्षित महसूस करता है, वह वर्ग क्यों किसी दूसरे के द्वारा तय की गई शर्तों के आधार पर चलने को मजबूर हो जाता है। हम सब लोगों ने देखा कि किसान के लिए बीमा की योजना लाई गई। आज उन बीमा योजनाओं की स्थिति क्या है, वो बीमा की सभी योजनाएं बीमा कंपनियों के फायदे का सौदा बन गई है और किसान उसमें टुकर टुकर देखता है और उनकी मेहरबानी पे जीवित रहता है। कारण क्या है, जिस किसान के लिए जो बीमा का क्लेम भर रहा है उसके बावजूद भी क्योंकि उसकी शर्तें तय करने वाले और लोग हैं और हम लोग जो उसका उपभोग करने वाले हैं वो सभी लोग बिखरे हुए हैं, किसी न किसी से बंधे हुए हैं। कभी जाति के आधार पर बिखरे हुए हैं, कहीं हम राजनीति के आधार पर बिखरे हुए हैं, कहीं हम विचारधारा के आधार पर बिखरे हुए हैं, कहीं हम पूजा पद्धतियों के आधार पर बिखरे हुए हैं, कहीं हम वर्गों के आधार पर बिखरे हुए हैं। और हमारा वह बिखराव जो हम लोगों को है वो इस तरह से मजबूर कर देता है कि हम दूसरों की शर्तों पर काम करने के लिए मजबूर हो गए। इसलिए प्रताप फाउंडेशन की दूसरी प्रेरणा है कि इस वर्ग जो किसान है इसमें, और हमने देखा, आपके बीकानेर का उदाहरण बताऊं कि इस गोचर भूमि के संरक्षण के लिए जो आंदोलन चला आदरणीय देवी सिंह जी के नेतृत्व में, वह कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं था। उस आंदोलन में किसी केवल राजनीतिक विचारधारा विशेष के लोग नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा कि वह आंदोलन सफल हुआ। क्यों सफल हुआ? क्योंकि उस आंदोलन की पृष्ठभूमि सामाजिक पृष्ठभूमि थी। इसलिए हम थोड़ा सा इस दृष्टिकोण से देखना शुरू करें कि किसान को हम राजनीतिक शब्द बनाने की बजाय, किसान को हम कोई जातियों में बंटवारा करने वाला शब्द बनाने की बजाय, किसान को हम वर्गों में बंटवारा करने वाला शब्द बनाने की बजाय, किसान को हम पूजा पद्धतियों में, उपासना पद्धतियों में बंटवारे वाला शब्द बनाने की बजाय हम सबको जोड़ने वाला शब्द बनाने की क्या संभावनाएं हैं, इन संभावनाओं को तलाशने का प्रयास करें। इन्हीं दो प्रेरणाओं के साथ, इसी भूमिका के साथ, इसी पृष्ठभूमि के साथ ये किसान सम्मेलन आयोजित किया गया है। पहला किसान सम्मेलन 24 जून को प्रताप फाउंडेशन के द्वारा बाड़मेर में आयोजित किया गया। दूसरा किसान सम्मेलन फिर उसके 1 महीने बाद 24 जुलाई को जैसलमेर में आयोजित किया गया और उस श्रृंखला का ये तीसरा कार्यक्रम आज आपके बीकानेर में आयोजित किया जा रहा है 22 अगस्त को। और इस तरह से प्रताप फाउंडेशन की ऐसी चाह है, कितना सफल होता है
वो परमेश्वर के हाथ में है, लेकिन प्रताप फाउंडेशन की ये चाह है कि इस तरह के किसान सम्मेलन राजस्थान के प्रत्येक जिले में जाकर करें और उन सब लोगों में ये मैसेज देने का प्रयास करें कि हमारे बीच इतने सारे जोड़ने वाले तत्व हैं, उन तत्वों को पहचानें, उन तत्वों को उद्घाटित करें, उन तत्वों को सामने लाने का प्रयास करें, जिससे जितने हम नकारात्मक हो रहे हैं उसकी बजाय हम सकारात्मक दृष्टिकोण से सोचना शुरू करें। जय संजय। श्री दानाराम जी बांबू, पूर्व प्रधान श्री डूंगरगढ़ से आग्रह रहेगा कि वो आगे पधारें, मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। सिद्ध समाज के प्रतिनिधि हेमनाथ जी सिद्ध से आग्रह रहेगा कि वो भी आगे पधारें और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। और जो लोग खड़े हैं उन सभी से भी आग्रह है कि वो अपना स्थान ग्रहण करें और व्यवस्था में सहयोगी बने, कृपया खड़े ना रहें। आप सभी लोगों से जिस प्रकार की चर्चा हुई और उसके बाद एक मांग पत्र तैयार किया गया, जिसे बाद में जिला कलेक्टर महोदय को भी दिया जाएगा, उस मांग पत्र के वाचन के लिए मैं श्री भरत सिंह जी सेरुणा से आग्रह करूंगा कि वो मंच पर पधारें। सम्मानित मंच, जय शक्ति। मुझे ये मांग पत्र पढ़ने का आदेश हुआ है। आज के सम्मेलन में जो मांगे रखी गई है उन्हीं प्रकार से केंद्र सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून बनाया जाए एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य सूची से वंचित फसलों को भी इस सूची में शामिल किया जाए। फसल बीमा योजना के दोषपूर्ण मापदंडों के कारण ये किसान के लिए अपेक्षित लाभप्रद नहीं पा रही है, इसलिए इसके मापदंडों में बदलाव किया जाए एवं इसे अधिकतम किसान हितैषी बनाया जाए। किसान क्रेडिट कार्ड की ब्याज दरों में छोटे एवं सीमांत किसानों को ब्याज में अतिरिक्त छूट दी जाए। तथा भाखड़ा ब्याज मैनेजमेंट बोर्ड में राजस्थान का पूर्णकालिक सदस्य शहर परियोजना में राजस्थान के हिस्से का संपूर्ण पानी मिलना सुनिश्चित किया जाए। नेक्स्ट, नहरी तंत्र को मजबूत करते हुए वंचित क्षेत्रों को नहरों से जोड़ा जाए एवं नहरी पानी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। छठा है, पश्चिमी राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके के किसानों के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की जाए एवं सीमांत क्षेत्र विकास योजना का बजट पर रोक लगाई जाए एवं केवल लीज पर जमीन दी जाने की ही अनुमति दी जाए। साथ ही उपजाऊ कृषि भूमि को सोलर कंपनियों को देने पर रोक लगाई जाए एवं इन कंपनियों को अपने लाभ का एक निश्चित हिस्सा स्थानीय क्षेत्र के विकास पर खर्च करने को बाध्य किया जाए। आगे है, बीकानेर जिले में उत्पादित गैर परंपरागत बिजली में से स्थानीय किसानों को प्राथमिकता से रियायती दर पर पर्याप्त बिजली उपलब्ध करवाई जाए। नेक्स्ट, जिले में लंबित कृषि कनेक्शन प्राथमिकता से अविलंब जारी किए जाएं एवं नलकूपों पर बिजली कनेक्शन के समक्ष ट्रांसफार्मर, बिजली के खंभे आदि समान समय पर उपलब्ध करवाए जाए तथा राज्य सरकार की घोषणा के अनुरूप कृषि कार्य हेतु न्यूनतम 6 घंटे बिजली दी जाना सुनिश्चित किया जाए। नेक्स्ट है, बीकानेर जिला मूंगफली और मोठ का उत्पादक जिला है। इसे विशेष क्षेत्र घोषित किया जाकर इन पर आधारित कृषि उद्योग लगाने के लिए विशेष सहायता प्रदान की जाए। नेक्स्ट आगे है, जंगली पशुओं पर यथा नीलगाय, सुअर आदि द्वारा खड़ी फसलों को पहुंचाई जा रही हानि से बचने के लिए विशेष कार्य योजना बनाई जाए एवं उसे लागू करने हेतु स्थानीय प्रशासन को पाबंद किया जाए। नेक्स्ट है, किसानों के लिए बीज व खाद की समुचित एवं समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। बीकानेर जिले में 2019 से बकाया फसल बीमा क्लेम की राशि के अविलंब भुगतान की व्यवस्था की जाए। बीकानेर जिले में डिग्री निर्माण सब्सिडी की बकाया राशि का यथाशीघ्र भुगतान किया जाए। ये मांग पत्र है, पूरे जिले का सर्वे करके रखी गई है और भी कोई मांगे भी जोड़ दी जाएगी। जय संसद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए
मैं आग्रह करूंगा विप्र फाउंडेशन के सामाजिक क्षेत्र में कार्य करते हुए लंबे समय से बीकानेर में जाने पहचाने नाम भंवर जी पुरोहित से बात कही। क्षत्रिय युवक संघ के आनुवासिक संगठन प्रताप फाउंडेशन के इस तीसरे किसान सम्मेलन जो बीकानेर में आयोजित हो रहा है, प्रताप फाउंडेशन के संयोजक आदरणीय महावीर सिंह जी सरवड़ी साहब, जिसको आप हम किसान सम्मेलन के नाम से आज यहाँ संवाद के माध्यम से चर्चा करने के लिए बुलाया गया है। क्षत्रिय युवक संघ की स्थापना आजादी से पहले हो गई साहब। 1946 में क्षत्रिय युवक संघ की स्थापना आदरणीय तन सिंह जी ने की। तो आप इस बात को मानिए कि भारत के मनीषियों ने कि भारत का सामाजिक सौहार्द नहीं बिगड़े, भारत भारत रहे, इस प्रेरणा के साथ पूजनीय तन सिंह जी ने क्षत्रिय युवक संघ की स्थापना की, ताकि भारत की सांस्कृतिक विरासत कहूंगा कि आज के इस देश के पुनर्निर्माण में सामाजिक संगठनों की भूमिका ही महत्वपूर्ण रहेगी। विप्र फाउंडेशन राष्ट्रीय एकता, सामाजिक समरसता, स्वजातीय गतिशीलता की विचारधारा के साथ समाज में काम कर रहा है। अनेकों सामाजिक संगठन अब इस बात पे आए हैं कि समाज में सौहार्द को कायम रखा जाए। आज भारत की शिक्षित दर बढ़ी है, आप और हम शिक्षित हुए हैं, लेकिन हम शिक्षित होने के बाद भी जाति, धर्म, पंथ, उपजाति में बंट गए हैं। यह देश के लिए ठीक नहीं है। किसान जब खेत को में बीज डालने का काम करता है तो फसल के लिए वो हल चलाता है, तो मैंने पूर्वजों से सुना है कि वो सभी समुदाय के लिए हिस्सा छोड़ता है। ये परंपरा रही है दारादल जी गांव में। वो छोड़ने की परंपरा क्यों थी, इस पे अपने को विचार करना चाहिए। मैं प्रताप फाउंडेशन का बहुत ही साधुवाद देना चाहूंगा। इस तीसरे किसान सम्मेलन को आयोजित करके जो पूरे प्रदेश में सामाजिक समरसता की अवधारणा को मजबूत करते हुए जो किसान के साथ संवाद स्थापित कर रहे हैं, मैं पूरे विप्र समाज नहीं, भारत की 36 कौम की तरफ से आपका साधुवाद और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इस लोकतांत्रिक देश में जब राजनीतिक पार्टियां चुनाव के सफर में जाती है, एक संवैधानिक व्यवस्था है, उस घोषणा पत्र में उस किसान के लिए अनेकों घोषणाएं करती है उसका मत प्राप्त करने के लिए, और जब सत्ता के शीर्ष पर पहुंच जाते हैं तो उनकी धारणाएं बदल जाती है। अलग अलग आयोग इस देश में बने किसानों के लिए। स्वामीनाथन आयोग उसका महत्वपूर्ण मुद्दा है। आपने अभी हाल में ही पूरे देश को 1 साल से किसान आंदोलन को देखा है और सरकारों को झुकते भी देखा है। किसान की ताकत, किसान की कोई जाति नहीं होती। किसान की जाति है कि वो आपके हमारे पेट के भरण पोषण के लिए, राष्ट्र के भरण पोषण के लिए, पशुपालन के भरण पोषण के लिए कार्य करता है। इसलिए किसान पूजनीय है। तो ये बड़ी विडंबना है। अच्छी पहल आपने की है। भारत तभी बचेगा जब सामाजिक सौहार्द आप और हम बचाने में कामयाब होंगे। आज जैसे हमारे साथी ने कहा, नकारात्मक शक्तियां बहुत बढ़ गई। उसका कारण क्या है? उसका कारण अनेकों कारण इस आर्थिक उदारीकरण के दौर में है। कंपनी राज की तरह पूरा समाज चल रहा है, सिस्टम चल रहा है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने त्याग, बलिदान और मुखिया होने की भूमिका निभाई है। गांव के चौपाल में, शहर के पाटों में तो मुखियापना खत्म हो गया। तो मैं बहुत ही धन्यवाद देता हूं प्रताप फाउंडेशन को कि सामाजिक समरसता के माध्यम से जो समाज के कार्यक्रम रखे हैं, किसान सम्मेलन के साथ साथ समाज के प्रमुख अग्रणी बुद्धिजीवियों के साथ भी बैठकर इस समाज की श्रृंखला को कायम रखें। जय हिंद, जय संगठन। जो लोग खड़े हैं उनसे पुनः एक बार आग्रह रहेगा, पीछे भी जो खड़े हैं, कि अपना स्थान ग्रहण करें जिससे कार्यक्रम और सुंदर दिखाई दे। अब मेरा आग्रह रहेगा, भगवाना राम जी मेघवाल जो स्वयं जैविक खेती कर रहे हैं और इस लंबे समय से इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उनसे
और सभी वक्ताओं से ये आग्रह रहेगा कि वो मंच को संबोधित न करके सीधे अपनी बात कहें, 5 मिनट में अपनी मिल सके। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्न आशुव। परम सम्मानित मंच प्रताप फाउंडेशन के तत्वाधान में ये किसान महासम्मेलन सादर प्रणाम जो बाहर से आए हुए हैं और सभी सम्मानित श्रोताओं को सादर नमन। साथियों, किसानों के नाम पर जो राजनीति लोग कर रहे हैं, किसान का नाम अन्नदाता होता है। हमारे कहा है कि यहाँ पर किसान है, भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसमें कृषि के लिए सबसे गाय महत्वपूर्ण होती है। गाय विश्व से मात्र है, गाय विश्व की माता है। गाय को जब से हमने बुलाया है तब से हमने ये कीटनाशकों का प्रयोग करके भूमि को विषैला बना दिया है, पानी को जहरीला बना दिया है। इसलिए आज अनेक बीमारियों का हम शिकार बन रहे हैं। तो हमें प्राचीन खेती जो ऋषि मुनियों की खेती थी उसके अंदर हमें गाय को स्थान देना होगा, तभी हमारा भारत है वो विश्व गुरु बन सकता है। इसके लिए आज देख लो, अभी खूब बरसात है तो जो लोग खेतों में रहते हैं उनके खेतों में गाय का गोबर और खाद है, उसके देखो वहां पर बाजरी, गंवार, मोठ, आटे का धान है, उसका अलग ही रूप है। आप खुद आंखों से देख लो, उसमें कोई डीएपी यूरिया नहीं है। तो ये बिना केमिकल के भी खेती हो सकती है। आने वाला समय हमें अपने पीढ़ियों को बचाना है तो हमें ये प्राकृतिक खेती और ये गोबर पंचगव्य आधारित खेती करनी चाहिए। पंचगव्य आधारित खेती करेंगे तभी हमारा देश और हमारी संतानें आगे मजबूत शरीर की बनेगी। महाराणा प्रताप के मुख्य द्वार पर लिखा हुआ था कि जो दृढ़ रखे धर्म को ताई रखे करतार। जो धर्म को दृढ़ रखता है उसको भगवान रखते हैं। तो धर्म क्या है? अपने कर्तव्यों का पालन करना। हम अगर अपने कर्तव्यों का जाति हमारी मनुष्य है। वेद में वाक्य आया है, वेद में ऐसे नहीं है कि आप हिंदू बनो, मुसलमान बनो, ईसाई बनो। वेद में एक ही वाक्य आया है, मनुर्भव, मनुष्य बनो। तो हमें मनुष्य बनने का क्यों कहा गया? क्योंकि हमें मनुष्य, हम आकृति से तो मनुष्य है, परंतु हमारे अंदर जो भावनाएं हैं, हमारे अंदर राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह के जो ये अहंकार के जो तत्व आ गए हैं वो हमारा विनाश करने के लिए हैं। तो ये प्रताप फाउंडेशन वीर शिरोमणि प्रताप के नाम पर, जिसका नाम लेते ही हमारे अंदर की वीरता के भाव आ जाते हैं। प्रताप को कोई जाति से मत बांधिए। प्रताप हमारे देश का, विश्व के प्रेरणा स्रोत थे। प्रताप का मतलब आप नाम लेते हैं तो त्याग की और स्वाभिमान की मिसाल पैदा होती है। मैं बचपन से ही पढ़ते थे तो कविता आती थी, हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। हमारा ये देश वीर भूमि रहा है। हमारे यहाँ पर हर कौम में वीर पैदा हुए हैं। और मैं ये इस मंच के माध्यम से सभी को आह्वान करता हूँ कि जो लोग कहते हैं ये ठाकुर नाम किनका है? परमात्मा का नाम ठाकुर होता है। कहते हैं ना, ओम जय जगदीश हरे, तुम ठाकुर मेरे, तुम रक्षक मेरे। और कृष्ण भगवान का मंदिर होता है, कहते हैं ठाकुर जी का मंदिर है। ठाकुर नाम परमात्मा का है, तो जिसमें परमात्मा के समान जो गुण आ जाते हैं, जिनके अंदर नेतृत्व की क्षमता होती है, जिनके अंदर रक्षा के भाव आ जाते हैं और सभी कौम का जो नेतृत्व कर सकते हैं, वो क्षत्रिय होते हैं। क्षत्रिय हमारे यहाँ पर वर्ण व्यवस्था कभी भी जन्म से नहीं थी। हमारे यहाँ पर वर्ण व्यवस्था कर्म से थी। वेदों में आया है, कृण्वन्तो विश्वम आर्यम, सारे संसार को आर्य बनाओ, श्रेष्ठ बनाओ। ऐसा वाक्य हमारे वेदों में आया है। वेद अखिलो धर्म मूलम, सभी धर्मों का मूल वेद है। वेद से गीता, रामायण और सभी गुरु जम्बेश्वर भगवान ने जो 29 नियम बने वो सभी वेदों से लिए गए मंत्र, और हवन और के सभी मंत्र ये वेदों से आए हैं। मैंने जो भी आपके सामने जो मंत्र बोले, सबसे पहले गायत्री महामंत्र बोला, उसका अर्थ होता है हे भगवान हमें सद्बुद्धि दो, अच्छी बुद्धि की प्रार्थना की गई है। दूसरा मंत्र था ओम विश्वानि देव, उसके अंदर हमारे शरीर के अंदर जितने भी दुर्गुण हैं उस दुर्गुणों को दूर करो और सद्गुण है वो हम धारण करें।
कोई मनुष्य अगर वो नेतृत्व करना चाहता है तो महाराणा प्रताप की तरह चरित्रवान बने। महाराणा प्रताप के जीवन की मैं घटना बताना चाहता हूँ कि महाराणा प्रताप के सैनिक एक बार युद्ध के अंदर मुगल बेगमों को पकड़ के ले आए और कहा ये महाराणा प्रताप ने पूछा ये कौन है, तो ये संक्षेप में करें भगवान जी, संक्षेप करें। बेगम है, तो उन्होंने कहा नहीं, महाराणा प्रताप नारियों का हमेशा सम्मान करता है, उनका आदर करता है। कितनी बड़ी चरित्र की भावना थी। हमारे चरित्र का ऐसा उदाहरण कहीं नहीं मिल सकता। तो नेतृत्व करने के लिए और जो किसान सम्मेलन रखता है, ये रखा गया है, उसके अंदर हमें आज से प्रण करें कि हमारे घर में गाय पालेंगे। गाय केवल गौ माता की जय बोलने से जय नहीं होती। हम गाय घर में रखेंगे तो भी हमारे गाय की जय होगी। मैं खुद भाषण नहीं देता, मेरे पास 40-50 गाय है, जो जानते हैं उनको पता है। मैं एक सरकारी अध्यापक था, फिर भी मैं रिटायरमेंट के बाद में कभी प्राकृतिक खेती करता हूँ और 40-50 गाय है, बिना कोई मतलब अपने चंदे के, अपने खुद के कमाई से। नहीं तो कहते हैं कि आओ मिलकर संघ बनाए, तुम भी खाओ हम भी खाए। ऐसा नहीं है। संगठन सूत्र के पड़ते रहे और बिखरते रहे। ऐसे क्या है, हम विद्वानों की तरह बातें करते हैं और मूर्खों की तरह जीते हैं। तो मूर्खों की तरह नहीं जी के हमें अपने जीवन में अच्छाई को धारण करना चाहिए। और ये जो बिरानी खेती है उसको भी जैविक बाजार के माध्यम से उसका समर्थन मूल्य दिलाया जाए। ओम शांति, जय भारत, वंदे मातरम। आभार भगवान राम जी। सभी वक्ताओं से मेरा निवेदन रहेगा कि सभी को अपनी अपनी बात कहने का अवसर देना है, इसलिए संक्षेप अपनी बात को कम शब्दों में कहने का प्रयास करें। अब मैं प्रभु दयाल जी सारस्वत और राजेंद्र जी मूंड जो पंडाल में विराजे उनसे निवेदन करूंगा कि मंच पे पधारें। और अगले वक्ता के रूप में श्री सलीम जी भाटी से आग्रह रहेगा कि वो अपनी बात कहें। श्री सलीम जी भाटी संबोधन नहीं करें, सीधा प्रारंभ करें। परम सम्माननीय मंच और अति सम्मानित यहाँ उपस्थित बीकानेर जिले के आए हुए सम्मानित किसान भाइयों, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ किसानों के बारे में और प्रताप फाउंडेशन के एक पदाधिकारी के द्वारा भी इस प्रताप फाउंडेशन की जो भावना है उसकी अभिव्यक्ति आप लोगों के बीच में की गई। प्रताप फाउंडेशन से मेरा संपर्क गत 1-1.5 वर्षों से हुआ और जिस तरीके से सामाजिक समरसता के क्षेत्र में प्रताप फाउंडेशन काम कर रहा है उसके लिए मैं मेरे समाज की तरफ से, मेरे सभी बीकानेर वासियों की तरफ से प्रताप फाउंडेशन के संयोजक परम सम्माननीय महावीर सिंह जी और उनकी पूरी टीम को दिल से बधाई और मुबारकबाद देता हूं कि बहुत अच्छी सोच के साथ इस हिंदुस्तान की समरूपता को, एकता को कायम रखने की दिशा में जो उन्होंने पहल की है वो स्वागत योग्य है। आज इस किसान सम्मेलन के अंदर जो प्रताप फाउंडेशन के द्वारा आयोजित किया गया, निश्चित रूप से मेरे से पूर्व वक्ताओं ने जो बात कही कि किसान इस हिंदुस्तान देश की अर्थव्यवस्था का 70% हिस्सा वो है कि जो अन्न उत्पादन करने वाला किसान है। और किसान का मुझे एक स्वरूप याद है कि जब मैं बहुत छोटा था तो गांव के अंदर हड़ोतिया होता था। मेरे बुजुर्ग बैठे होंगे वो जानते होंगे। वो परंपरा ये थी कि गांव के अंदर जब बारिश होती थी तो सभी गांव के हल वो बिना जाति धर्म के आधार पे सारे इकट्ठे होते थे और अपने साधनों के साथ एक एक खेत को, पूरे गांव के खेतों को वो जोतने का काम करते थे। उस स्वरूप को हमें वापस लाने की आज आवश्यकता है कि वो स्वरूप होगा तो निश्चित रूप से जो प्रताप फाउंडेशन की तरफ से पहल की गई उस पहल का वो स्वरूप हमें इस राष्ट्र के अंदर देखने को मिलेगा। साथियों, जो मांग पत्र रखा गया, मैं उस मांग पत्र के ऊपर पूर्ण रूप से भरोसे के साथ, विश्वास के साथ कहता हूं कि हम लोग आपस में राजनीतिक क्षेत्रों में ना बटे। गांव के अंदर जो स्वरूप पहले जो हमारे बुजुर्गों का पूर्वज जो आज भी हमारे 80-90 साल के लोग बैठे हैं वो उस गांव को जब यौन व्यवस्था में देखते थे, आज वो स्वरूप गांव के अंदर खत्म होता जा रहा है। और उस स्वरूप को जिंदा रखने की जो पहल प्रताप फाउंडेशन के द्वारा की गई है उसका मैं दिल से एक बार पुनः स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और
प्रताप फाउंडेशन के हर कार्यक्रम के अंदर हमारा ये प्रयास रहेगा कि सामाजिक समरसता और किसानों के हितों के लिए सदैव प्रताप फाउंडेशन के साथ सहयोगात्मक रवैया रहेगा, सहयोग के साथ खड़े रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार सलीम जी का। अब मेरा आग्रह रहेगा पूर्व यूआईटी चेयरमैन महावीर जी रांका से कि वो आए और अपनी बात कहें। प्रताप फाउंडेशन के द्वारा क्षेत्रीय युवक संघ के नेतृत्व में आज इस विशाल किसान सम्मेलन में मंच पर विराजमान सभी सम्मानित मंच, अति सम्मानित सभी किसानगण, मैं सबसे पहले आयोजकों को बहुत बधाई दूं। सभी किसान भाइयों से जो ये यूरिया से खेती है, अपने को इससे अलग होकर जैविक खेती में जाना चाहिए। अभी इस कोलासर, मेगासर और किस्मीदेसर में हमारे यहाँ के ही व्यापारी आसाम रहते थे, उन्होंने एक खेती शुरू की है, उसमें भी उनको ध्यान देना चाहिए काली हल्दी और अंजीर की। और वो कल उन्होंने एक सेमिनार रखा था, उसमें मेरा जाना हुआ था। उनके हिसाब से उनका यह कहना था कि आज तक जितने व्यापार किए उन्होंने, उन व्यापार में ये जो खेती की है वो सबसे श्रेष्ठ है। तो अपने को सभी किसान भाइयों को एक बार उस खेती को देखना चाहिए। अगर उसमें लगता है तो सरकार से इस बात की डिमांड करनी चाहिए, क्योंकि उसमें लागत ज्यादा आती है। बिजाई के टाइम में लागत ज्यादा आती है, तो किसानों को उस पर ऋण मिले और वो खेती अपने इस एरिया में जहां जहां ट्यूबवेल है वहां हो रही है। उन्होंने लगभग 2000 बीघों में इस खेती की शुरुआत की है और उनका ये पहला साल है। और जो सेमिनार में जो बातें कही गई, उस बातों के हिसाब से जो खेती हो रही है, तो ये राजस्थान का जो अपना बीकानेर का एरिया है वो एक सोने की धरती होगा। आपने बुला के इस कार्यक्रम में सम्मिलित किया, इसके लिए धन्यवाद। जय धन। महावीर जी रांका। अब मेरा आग्रह रहेगा अशोक कुमार प्रजापत, जो प्रजापत समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो आगे हैं और अपनी बात कहें। सभी वक्ताओं से ये भी आग्रह रहेगा कि समय सीमा का भी ध्यान रखें। सम्मानित मंच, अति सम्मानित प्रांगण, बीकानेर जिले के दूर दराज से पधारे हुए सभी किसान भाइयों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। आज का ये समय की मांग के अनुसार रखा गया ये सामाजिक समरसता का कार्यक्रम निश्चित रूप से प्रेरणादायी है और इसके लिए हम सभी लोग जो मंच पे बैठे हैं दे रहे हैं धन्यवाद, और देना ही चाहिए प्रताप फाउंडेशन को और क्षत्रिय युवक संघ को। मंच से कहा गया किसान एक शब्द है, तो मैं यहां कहना चाहूंगा किसान एक शब्द नहीं है। किसान भारत की जीवन शैली है। किसान भारत का धन अन्नदाता है जो इस भारत की रचना करता है। हर वर्ग, चाहे वो शिक्षा से जुड़ा हुआ शिक्षक हो, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में काम करने वाला अधिकारी कर्मचारी हो, अपनी मांगे नहीं मानी जाती तो हड़ताल करते हैं। एक किसान एकमात्र वर्ग है जो कभी इस बात की हड़ताल नहीं करता कि इस बार में फसल के पैसे कम लिए हैं, हम बुआई नहीं करेंगे। जिनका भाव ये भी होता है, किसान ब्राह्मण भी है, किसान वैश्य भी है, किसान ओबीसी भी है, किसान एसटी भी है, किसान मुसलमान भी है। हर जाति धर्म के व्यक्ति किसान हैं। किसान पर किसी जाति का कब्जा होना ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है।
एक जो मांग रखी गई सोलर को लेकर, उसमें मेरा एक थोड़ा सा विचार है कि एक शब्द उसमें एक लाइन और जोड़ी जाए, जिन जिन किसानों का, जिन जिन खातों की किसानों का जो उन्होंने किराए पे लेना है से बेचते हैं सोलर कंपनियों के लिए, उसमें जैसा कि पलाने में जो बंसीक्षण में थर्मल प्लांट बना था, उसमें एक मांग रखी गई थी कि जिन खातों से भूमि अवाप्त की गई है उस प्रत्येक एक खाते से एक व्यक्ति को नौकरी दी जाए। तो ये मांग भी उसमें जोड़ ली जाए कि जिस को चाहे किराए पे अवाप्त किया जाए या फिर उससे खरीदा जाए, उस खाते से एक व्यक्ति को नौकरी दी जाए, ताकि इस गांव का किसान जिसकी जमीन तो चली गई लेकिन उस घर में एक जब नौकरी करेगा तो एक परिवार समृद्ध होगा। आप सभी ने शानदार प्रयास किया, आप सब लोग दूर दराज से पधारे, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे आपके समक्ष जो बोलने का अवसर दिया उसके लिए आपका आभार। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान। जय हिंद। और अशोक जी का आग्रह रहेगा नायक समाज के प्रतिनिधि के तौर पे पधारे हुए सीताराम जी का कि वो आए और अपनी बात कहें। सबसे पहले तो जितने भी हमारे किसान साथी पधारे हैं, किसान भाई पधारे हैं, उन सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि मैं एक जयकारा लगाऊंगा, जय जवान जय किसान। जय जवान, दोनों हाथ ऊपर खड़े करके जोरदार जयकारा लगाएंगे। जय जवान, महाराणा प्रताप अमर रहे। आज इस बीकानेर की धरती पर आयोजित श्री प्रताप फाउंडेशन के तत्वाधान में पधारे हुए मंच पर विराजमान सम्मानित सभी अतिथिगण और बीकानेर के गांव गांव और गली गली से घर खेत से पधारे हुए हमारे किसान भाइयों, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने आपको बताया कि आज आजाद देश में इस प्रकार का पीड़ा श्री प्रताप फाउंडेशन ने उठाया है। उनके पीछे मूल उद्देश्य क्या है? श्री प्रताप फाउंडेशन का मूल उद्देश्य कि आज जो वर्तमान जो समय है उसमें हर प्रकार के संगठन, विभिन्न प्रकार के संगठन हम सभी छत्तीस कौम के भाइयों को एक दूसरे से तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, एक दूसरे से जाति के आधार पर लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं, हमारे बीच में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, हमारा भाईचारा बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रताप फाउंडेशन के सभी पदाधिकारियों को कि आपने आज इस जादम के ऊपर खुले आसमान के नीचे छत्तीस को हर बिरादरी के लोगों को एक छत के नीचे एक साथ बिठाने का बीड़ा उठाया है। साथियों, आज वर्तमान जो युग है वो सोशल मीडिया का युग है। इस युग में कहीं भी कोई घटना घटित हो, चाहे सीताराम नाई की घटना किसी राजपूत भाई के साथ में या किसी ब्राह्मण भाई के साथ में पैसों के लेन देन को लेकर के घटना घटित हो, उसको हम जाति से जोड़ देते हैं, उसको हम धर्म से जोड़ देते हैं। हमें इस सोशल मीडिया के युग से हमें ये प्रेरणा लेनी होगी कि जब तक किसी भी घटना की सत्यता का पता नहीं हो तब तक हमें किसी भी प्रकार की किसी भी जाति के प्रति हमारा जहर नहीं भूलना चाहिए। मैं तो कहना चाहूंगा कि पुराने युग में सारे एक ही गांव में, एक ही गली में, एक ही तरह पर सारे गांव के 36 कौम के लोग अगर छोटी मोटी बात सगे भाइयों में भी होती थी तो एक छत के नीचे बैठ करके, एक गांव के गुआड़ में बैठ करके उस छोटा मोटा जो मामला होता था उसका निपटारा कर लेते थे। मैं तो ये कहता हूं कि हमारी संस्कृति बची रहे, हमारा भाईचारा पुराने की तरह भाईचारा बना रहे, हमारे लोगों में आपसी प्रेम बना रहे। मैं निवेदन करना चाहूंगा प्रताप फाउंडेशन के पदाधिकारियों से कि आपने
बीकानेर से पूरे 2-3 जिलों में प्रोग्राम कराए हैं। और मैं किसान भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा कि जब किसान हल को लेकर के खेत में बिजाई करने के लिए जाता है तो किसान कहता है कि हे भगवान कि तुम मने आए रो, जिए रो, बहन रो, बेटी रो, चिड़ी रो, जीव रो, जंतु रो दई, और जको बंचे जको मन दी वो किसान कहलावे है। किसान को किसी जाति और वर्ग से नहीं, मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया है, हर कोई आदमी किसान है, हर जाति से किसान लोग आते हैं, प्रत्येक जाति और वर्ग में किसानी लोग किसान है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जिस उद्देश्य से ये कार्यक्रम प्रताप फाउंडेशन ने करवाया है, ये उद्देश्य यही है कि जितने भी जो लोग आए हो अपने गांव में जाकर के, अपने गुआड़ में जाकर के यह लोगों को बताओ कि हमें पुरानी परंपराओं की तरह, पुरानी हमारी संस्कृति की तरह, पुराने हमारे जो लोग हर जाति और वर्ग के लोग साथ में रहते थे उन्हीं की तरह वापस हमें हमारा सामंजस्य स्थापित करना है, हमें भाईचारा के साथ में रहना है। जय सीताराम जी का। और मेरा आग्रह रहेगा उर्मूल ज्योति संस्थान के माध्यम से लंबे समय से ग्रामीण क्षेत्र में किसान हित में कार्य कर रहे चेतन राम जी गोदारा से कि वो पधारें और अपनी बात कहें। सभी को नमस्कार, राम राम। मैं बहुत छोटी छोटी कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूँगा। जो टंकी में था खत्म हो गया तो मैं एक घर में चला गया और घड़े के हाथ लगा लिया। मुझे जात पूछी गई। जीवन में मुझे याद है क्यों जात पूछी गई। मेरे ख्याल से उस नहर में सब पीते हैं तब तक कोई पानी की जात नहीं, कोई जात पूछने वाला नहीं। जो नीचे उतरते हैं तो ये सब समस्याएं हमारे सामने आती हैं। जात पूछी जाती है, बांटने की कोशिश की जाती है, विवाद खड़े करने की कोशिश की जाती है। हम लोग समझ रहे हैं ये क्यों हो रहा है, पर हमारी बात बस की नहीं है। अगर हम अपने आप को खुद को ठीक कर लें तो शायद बहुत सारी समस्याओं का हल अपने आप निकल जाएगा। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप जितने यहाँ बैठे हैं, अगर मन में से आप ये सब चीजें निकाल दें कि मैं कुछ गलत नहीं करूंगा, मैं कोई विवाद खड़ा नहीं करूंगा, मैं कोई दूरी पैदा नहीं करूंगा, और फिर आपका परिवार अगर आपके साथ आ जाता है तो पूरी समस्या का समाधान हो जाएगा। फिर देवता के रूप में, रंग के रूप में आपका बंटवारा नहीं होगा और आप एक जगह बैठने लगेंगे। मैं मेरी तरफ से किसान को लेके 3, 4, 5 बिंदु आपके सामने रखना चाहता हूं। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है और इन पे हम लोगों को बहुत गहराई से बैठे हैं, सोचने की जरूरत है। एक तो भूमि अधिग्रहण पूरे देश में 2013 में कानून बना और अभी बहुत बड़े स्तर पर कहीं सोलर प्लांट, कहीं सड़क, कहीं कोई भूमि अधिग्रहण बहुत बड़े स्तर पर पूरे देश में हो रहा है और इससे किसानी की जो जमीन है वो कम होती जा रही है। इस विषय पे बहुत गहराई से आप लोगों को, हम सब लोगों को और हमें जीने दें। हम नहीं चाहते इस तरह की कोई चमक। तो ये भूमि अधिग्रहण एक विषय है जिस पे सब किसानों को, सरकारों को और अच्छी तरह से गहराई से सोचने की जरूरत। एक बात, फसल बीमा योजना के लिए हम लोग वर्षों तक लड़ते रहे कि बाकी सब चीजों के लिए फसल बीमाएं हैं पर खेती के लिए नहीं है। और जब ये फसल बीमा कानून बन गया और अब फसल की बीमा होने लग गई तो हम लोग दूसरी लड़ाई कर रहे हैं कि हमें लूटा जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है और इस दिक्कत का समाधान करने के लिए 3 दिन पहले राजस्थान में एक डिजिटल मेला एक जयपुर में था, बिरला ऑडिटोरियम में। हम सुझाव दे रहे थे कि जब गूगल है और वो नीचे सारी चीज देखता है तो वो फसल का खराबा क्यों नहीं देख लेता? क्यों 1 महीने तक पटवारी रिपोर्ट नहीं करता, तहसीलदार रिपोर्ट नहीं करता और उसके बाद में फिर उसका क्लेम का पेमेंट नहीं होता और बीमा कंपनियां धनवान होती जा रही है। मुझे लगता है इसमें बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। बहुत गहराई से सरकारों को और किसानों को सोचने की जरूरत है। पानी, बिजली का असमान बंटवारा ये एक और बड़ी दिक्कत है। हमारे इस एरिया में भी
अब किसानों को भी बांटने के लिए एक फीडर में ज्यादा बिजली मिलती है, दूसरे में कम मिलती है, एक किसान को पहले सामान मिलता है, दूसरे को बाद में मिलता है। तो लड़ाइयां लगातार बढ़ती जा रही है, बांटते जा रहे हैं। अनपढ़ लोग अभी भी ईमानदार है, पढ़े लिखे लोग उनको बहुत मजबूती से लूटने का प्रयास कर रहे हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये पूरा देश का सिस्टम बोल रहा है। हम लोग क्यों बन रहे हैं, इसमें मशीनरी भी एक कारण रहा है। हड़बाड़ी, हाल, सुथार, लोहार सब किनारे चले गए। मेरे घर में 6 हड़ थे, मैं हड़ चलाता था, हड़ को बहुत संभाल कर रखते थे। अब तो मुझे जरूरत ही नहीं है, अब तो 6 ट्रैक्टर है मेरे घर में। तो इन मशीनों ने जो किया है उससे भी हम लोगों को बहुत सावचेत रहने की जरूरत है। कितना उपयोग करें, कैसे उपयोग करें, ये हमें चिंतन करने की जरूरत है। मंडियों की व्यवस्था को सुधारने के लिए सुमित जी बहुत काम करने की जरूरत है, बहुत काम करने की जरूरत है। अभी भी मंडी के अंदर मैं अगर मेरी जींस लेके आता हूं, कोई अनाज लेके आता हूं, तो बहुत मुश्किल होती है कि उसका मूल्य मुझे मिल जाए। जो बोली लगी वो भी पैसा मुझे नहीं मिलता, उसमें से कई सारी कटौतियां पता नहीं किस किस चीज के नाम पर काट दी जाती है। एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, सरकारें किसानों को अभी भी काफी सब्सिडी दे रही है, बड़े स्तर पर खेती के लिए सब्सिडी दे रही है। पर इस सब्सिडी का 73% बाद प्रोसेसिंग यूनिट, जो खेती से जो चीजें बढ़ती है, बाजरे से जो बढ़ती है, गेहूं से जो बढ़ती है, डबल रोटी बढ़ती है, जो प्रोसेसिंग यूनिट है, 73% सब्सिडी प्रोसेस यूनिटों पर जा रही है। तो किसान के हिस्से में कितना आएगा आप लोग सोच सकते हैं। इस मुद्दे को हम लोगों को बहुत अच्छे से सरकारों के अंदर उठाने की जरूरत है। 2 और चीजें बहुत परेशान करती है आपको, हमको, आपको सबको। एक तो ये बैंक और ऋण लोन। 1975 में राजस्थान कृषि अधिनियम बना, उसकी धारा 13(1) यह कहती है कि चक्रवर्ती ब्याज खेती के काम में नहीं लेंगे। पर उसके बाद सारे वाणिज्यिक बैंक आ गए इस मैदान में, और अब ब्याज पे ब्याज। हम तो अगर 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए ले लेते हैं तो हमारे पोते भी नहीं उतार पाएंगे वो ब्याज, वो ऋण। तो ये चक्रवर्ती ब्याज का जो चक्कर है, इस चक्कर को कैसे सरकारें बंद करें, कैसे हम लोग उससे बचें, इस पे हम लोगों को बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। एक अंतिम बात, ये पिछले दिनों जो देश में किसानों में उबाल आया, खेती घाटे की है, ये बात हुई, पूरे देश के लोगों ने माना, सरकारें मान रही है, जनप्रतिनिधि मान रहे हैं, विशेषज्ञ मान रहे हैं, स्वामीनाथन आयोग में भी ये बात लिखी है कि किसानी घाटे में है। पर इसके बावजूद आंकड़े कह रहे नहीं घाटे में नहीं है। मैं भारत सरकार के अधिकारियों के पास गया, वित्त विभाग से जुड़े हुए लोगों के पास, 3-4 साल से लगातार ये उबाड़ी जब आई किसानों में, पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि जितने लोग व्यापारी हैं, जितने लोग नौकरी करते हैं, जिला कलेक्टर भी हैं, वो सब खेती से आमदनी दिखाते हैं और वो कहते हैं कि देखो हमारी इतनी आमदनी खेती से हुई। हम कहते हैं कि हम भूखे हैं, पूरा पेट नहीं भर पा रहे हैं, 10 लोगों का खेती घाटे का है, दिख रहा है घाटे का है, पर उसके बावजूद इनकम टैक्स रिटर्न में खेती नफे का है सौदा। और ये भारत सरकार के आंकड़े बोल रहे हैं। ये अपने आप में सुमित जी बहुत बड़ी चिंता की बात है। आज शुरू नहीं हुई, ये आज शुरू नहीं हुई, क्योंकि खेती एक जरिया है काले को धोला करने का, और इसको हम लोगों को बहुत चिंतन करके काफी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके शायद कोई रास्ता निकलेगा। मैं मेरी बात को लंबा नहीं कहूंगा, हो सकता है इसमें कोई बात छूट गई हो। और भी बहुत सारी दिक्कतें हैं, 40 साल में बहुत धक्के खाए हैं, बहुत जगह माथापच्ची की है। खेती अभी भी करेंगे, खेती के आधार पर हमारा परिवार जिएगा, समस्याएं जो है उनसे लड़ेंगे, समाधान ढूंढेंगे, जिएंगे, जानेंगे और जिएंगे। मैं एक नारा लगाऊंगा, जानेंगे, आप सब बोलेंगे जिएंगे, जानेंगे, जानेंगे, जानेंगे। धन्यवाद। जी का
जो लोग खड़े हैं उनसे आग्रह है कि वो अपना स्थान ग्रहण करें और जितने लोग यहाँ बैठे हैं उतने ही लोग बाहर भी जो बैठे हैं। गर्मी का मौसम है, लेकिन हम जिस वर्ग से आते हैं वो पूरे वर्ष भर इस गर्मी सर्दी में खेत में रहकर कार्य करते हैं, तो थोड़ी देर की ये हम गर्मी सहन कर सकते हैं। तो सभी से आग्रह रहेगा अंदर आकर ही बैठें। अब मेरा आग्रह रहेगा शिवराज जी बिश्नोई से कि वो आगे पधारें और अपनी बात कहें। जय संघ, सम्मानित मंच व अति सम्मानित प्रांगण, आज क्षत्रिय युवक संघ के सहयोगी संगठन श्री प्रताप फाउंडेशन के तरफ से किसान सम्मेलन का जो आयोजन किया गया है, इसके लिए मैं सबसे पहले प्रताप फाउंडेशन के सभी पदाधिकारियों को, मंचासीन पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाह रहा हूं। क्षत्रिय युवक संघ ने पिछले दिनों एक जयपुर में भी बहुत अच्छा कार्यक्रम किया था, जिसमें 36 वर्ग के लोगों को एक सही राह दिखाने का प्रयास किया। शुरुआत खुद से की और प्रेरणा सभी समाजों को दी। किसानों को लेकर बहुत से संगठन बने हुए हैं, देश में बहुत संगठन बने हुए हैं। हम प्रताप फाउंडेशन को ही क्यों चुने और क्षत्रिय युवक संघ को ही क्यों चुने? क्षत्रिय का जो शब्द है, यह श्रीमद् भागवत गीता में भी दूसरे अध्याय में 21वें से लेकर 38वें श्लोक तक क्षत्रिय की एक परिभाषा दी हुई है। उसमें क्षत्रिय को इस पृथ्वी का न्याय का देवता बताया है, 36 कौम को एक साथ लेकर चलने की हिम्मत वाला बताया है और इस बात पर अपने को विश्वास करना होगा कि यह क्षत्रिय है। क्षत्रिय का मतलब है छत्र छाया, आपके ऊपर छत्र छाया करने वाला, आपकी सुरक्षा करने वाला। जैसे आपका ये टेंट है, ये गर्मी से सुरक्षा करता है, तो इसमें सभी जातियों के लोग बैठे हैं, परंतु इसे छाया सभी को मिल रही है। ये नाम क्षत्रिय का है। और क्षत्रियों का इतिहास देखें तो वो सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, अग्निवंशी, उनकी शाखाओं में जाए तो श्री राम का नाम आता है और सबसे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का भी नाम आता है। अयोध्या से लेकर प्रयागराज तक क्षत्रियों ने राज किया और 36 कौम को उनके कर्म और वर्गों के हिसाब से जो भी व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को अपने साथ मिला के रखा, सजो के रखा। एक गांव का क्षत्रिय खुद भूखा रह सकता है, परंतु अपनी मर्यादा, अपनी आन बान और शान और स्वाभिमान को गिरने नहीं देता। इसलिए अपने 36 कौम को इस जाजम पर विश्वास करना चाहिए। इस बात की चिंता नहीं करना चाहिए कि फसल कितनी हुई है। केसर की खेती हमेशा कम होती है, परंतु उसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। आपको समझना चाहिए कि इन्होंने व्यवस्था बनाई है। आदरणीय तन सिंह जी इसके संस्थापक है, मैं उनको आज इस मंच से श्रद्धांजलि अर्पित करना चाह रहा हूं कि उनकी सोच देखिए। इन्होंने कहा है समाज का सामाजिक ताना बाना प्रथम होना चाहिए, राजनीतिक पार्टियां और राजनीतिक नेता उसके पीछे होने। अगर ऐसी व्यवस्था होगी तो राजनीतिक पार्टियां अपनी विचारधाराओं से चलती है और समाज अपने संस्कारों और संस्कृति से चलता है, अपने सिस्टम से चलता है। जिस समाज का नेता बड़ा हो गया, समाज के सामाजिक संगठन छोटा हो गया, उस समाज के अंदर विघटन आएगा, उस समाज की कोई दूसरी सुनने वाला नहीं होगा। इनको हम साधुवाद देते हैं कि इन्होंने ये काम करके दिखाया है कि समाज प्रथम है, समाज का निर्णय प्रथम है। अगर एक समाज निर्णय लेने की क्षमता रखता है तो दूसरे समाज के लिए वो प्रेरणा स्रोत होता है। वो हम क्षत्रिय युवक संघ जयपुर की सभा में हम देख चुके हैं।
आज बात है किसानों की, सम्मेलन है किसानों के संबंधित में, तो किसानों के संबंध में बहुत से अभी मांग पत्र भी पढ़ा गया। हमारे आदरणीय नौका से आने वाले एक किसान केसरी के नाम से प्रसिद्ध, इन्होंने भी अपने बहुत से सुझाव दिए। एक छोटा सा सुझाव मेरा भी है कि किसानों के लिए बात बहुत से लोग करते हैं, परंतु जड़ में क्या है, समस्या कहां है, इस पर कोई विचार नहीं कर रहा है। सभी संगठन अपनी अपनी बातें करते हैं, परंतु मैं आपको इसकी कुछ गहराई के बारे में बताता हूं। मैं इसका विशेषज्ञ तो नहीं हूं, परंतु आपको आत्मचिंतन करना चाहिए कि आखिर बीमारी कहां है, इसकी जड़ों में अपने को कहां पे पानी देना चाहिए कि इसके पत्ते हरे हो जाए। किसानों में ये जो स्थानीय समस्या बताई, उसमें एक समस्या मेरी भी जोड़ ले है कि किसानों को ऋण माफी के नाम पर उनके खाते एनपीए करवा दिए गए कि हम आपका ऋण माफ करेंगे नेशनल बैंकों से। तो किसान लालच में आ गया और किसान ने अपने जितने भी बैंक खाते थे उनको एनपीए करवा लिया, मतलब अपने आप को चोर साबित करने के लिए कि मैं चोर हूं, क्योंकि लाभ चोरों को मिलता है। किसान ने अपना स्वाभिमान गिराकर अपने खाते एनपीए करवा लिए और उन लोगों के साथ आज ये गुजर रही है कि किसी भी बैंक का, राष्ट्रीयकृत बैंक का कोई लोन माफ नहीं हुआ और उनकी जो सिविल थी, उनकी जो क्रेडिट थी, जिसको उसका पैन कार्ड से जुड़ती है, वो सिविल खराब हो गई है। उसको मोटरसाइकिल लेने के लिए फाइनेंसर के पास भी जाओगे तो आपको फाइनेंस का लोन नहीं मिलेगा, आपको मोटरसाइकिल भी नहीं मिलेगी। ये चोर बना के रख दिया है इन्होंने, सरकारों की नीतियों ने। तो मैं इस फाउंडेशन के मांग पत्र में ये मांग रखना चाहता हूं कि जितने भी खाते एनपीए हुए हैं वो सरकार की गलत घोषणाओं की वजह से हुए हैं, और हम चाहते हैं कि ऐसे सभी लोगों को घोषणा के दौरान जिनके भी खाते एनपीए हुए हैं उनको वापस दुरुस्त करके उनकी सिविल खराब नहीं की जाए और उन लोगों का वापस मूल धन है वो वापस जमा करा लिया जाए। हमें चोरों की भीख नहीं चाहिए, परंतु हमारा स्वाभिमान और हमारी क्रेडिट खराब करिए गवर्नमेंट ने, उसको वापस करिए। ये मैं जनप्रतिनिधि में बैठे उनको भी अपनी जगह पर बोलना चाहिए। इस देश का किसान 72%, 72% है किसान है वो गांव में रहता है और 60% खेती करता है, और इस खेती में 86% वो किसान है जो या तो लघु है या सीमांत है। इस बात को नोट करना आदरणीय कि लघु और सीमांत किसान वो होता है जिसके पास 2 या 3 के आसपास हेक्टर जमीन होती है। उसकी संख्या जो है वो इस देश में 86% है। तो नीति किसके लिए बननी चाहिए? जो ज्यादा है 86% के लिए नीति बननी चाहिए, और किसान आंदोलनों का नेतृत्व करने वाले लोगों के पास नीति बनाने के लिए रास्ते कुछ और है। इस बात के लिए आपको सोचना पड़ेगा। इस देश में 7% ऐसे किसान हैं जिनके पास बड़े किसान हैं, उनका बड़ा साम्राज्य है, और वो 2-3 स्टेट में है, ज्यादा स्टेटों में नहीं है। उसका आंकड़ा भी मैं आपको बता देता हूं कि लगभग 93% ऐसे लोग हैं जिनके पास इस देश की 53% जमीन है, वो लघु और सीमांत कृषक है, और 7% ऐसे किसान हैं इस देश में जिनके पास टोटल जमीन, कृषि योग्य जमीन का 47% भूभाग है। अब आप सोचिए कि छोटे किसानों को तो खेती लाभकारी कैसे हो और खेती से उत्पादन करके पेट कैसा भरा जाए, यह चिंता है। और 7% किसानों को यह चिंता है कि हमारी जो उत्पादन हो रहा है उसका भाव नहीं मिल रहा है। इन दोनों के बीच में समन्वय बनाकर आप नीति का निर्धारण करिए। जिसकी बड़ी बीमारी है उसका ऑपरेशन करिए, जिसकी छोटी बीमारी है उसको एमडी को दिखाइए, उसका डायग्नोज करके कोई टेबलेट गोली दीजिए। आप दोनों को एक भाव में मत लाइए, क्योंकि ये दोनों आपस में बहुत विरोधाभासी है। ये जो मैं आंकड़े बता रहा हूं, ये आंकड़े भारत सरकार के हैं, और इस पर आप भी अध्ययन कर लेना कि 7% लोग इन 86%
30% लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उस गुमराह को कैसे शांत किया जाए, मैं इस न्यायप्रिय फाउंडेशन से निवेदन करना चाहूंगा कि इस बात को विशेषज्ञों के साथ बैठकर ग्राउंड पर जाकर एक ऐसी रिपोर्ट तैयार करके भारत सरकार और राज्य सरकारों को भेजे ताकि आने वाले समय में इसका निस्तारण हो सके। मेरा ऐसा मानना है कि छोटे छोटे किसानों को इनके लिए कृषि आधारित जितने भी उद्योग हैं, जिन पे ये कह रहे थे भाई साहब की 73% सब्सिडी है, ऐसे उद्योगों को लगाने के लिए किसानों को प्रेरित करिए और गवर्नमेंट की एमएसपी और गवर्नमेंट की सब्सिडी पर ध्यान न देकर किसान अपने आप को संगठित होकर अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने किसान की उपज बढ़ाने के लिए और अपने उपज से रिप्रोडक्ट क्या बन सकते हैं, जैसे आप मोठ मत बेचिए, मोठ की दाल बेचिए, चने मत बेचिए, चने की दाल बेचिए, गेहूं मत बेचिए, उसका कोरमा है, उसका चापड़ है, उसकी आटा है, उसका मैदा है, वो बेचिए। ऐसी फैक्ट्रियों का डेवलपमेंट करें, उसके लिए 73% की सब्सिडियां है। जो सक्षम किसान है वो खुद लगाए, जो नहीं लगा सकता है वो बाहर से फाइनेंसरों को आमंत्रित करे। परंतु इसकी तरफ जो बढ़ावा देगा तो जो छोटे कृषक हैं उनको रोजगार मिलेगा और बड़े कृषकों को उनकी फसल का भाव मिलेगा। मैं किसानों पर इतना ही बोलना चाहूंगा। मैं जिस क्षेत्र में काम करता हूं उस क्षेत्र के बारे में भी आपको थोड़ी सी सलाह दे दूं, क्योंकि इसमें मेरी एक्सपर्टीज है। मैं पर्यावरण और जीव रक्षा के क्षेत्र में काम करता हूं। मैं चाहता हूं कि जीव जंतु कीट पतंग जो भी है वो किसान का मित्र है। एक खेजड़ी के पेड़ के नीचे 4 पशु बैठे हैं, 2 वन्य जीव बैठे हैं, 4 पक्षी उसके ऊपर बैठे हैं। उनका अंतर आपस में सामंजस्य है। ये सामंजस्य अपने सभी जाति और वर्ग के लोगों को आपस में तय करना चाहिए कि अगर ये सामंजस्य इस पेड़ के नीचे पशु पक्षी बैठ सकते हैं तो अपने कौन सी विदायकी है कि अपन नहीं बैठ सकते। और बीच में अपन एक जातिवाद की, क्षेत्रवाद की, ऊंच नीच की, सामाजिक समरसता की जो खाई खोदने जा रहे हैं, इस खाई को डांटने का काम प्रकाश फाउंडेशन कर रहा है। इसके लिए हम इनको साधुवाद देते हैं। हम चाहते हैं कि इस क्षेत्र में सोलर आया है, कोई भी योजना आती है उसका नफा और नुकसान किसान को पता होना चाहिए। आपकी जमीनों से जो भी चीज आपको उसको लीज पे लिया जा रहा है, उसको खरीदा जा रहा है, उसका घाटा मुनाफा का आकलन करिए। परंतु आपके आसपास जो पर्यावरण को और जो जैव विविधता को जो नुकसान हो रहा है, सब जीव एक दूसरे पर डिपेंड है, उस नुकसान का भी आकलन करना चाहिए आपको। अगर वो आकलन आपने नहीं किया तो आने वाले समय में बहुत पछताना पड़ेगा। आपके सोलर प्लेटों को धोने के लिए गवर्नमेंट एग्रीमेंट कर रही है कि हम पानी देंगे, नहर का पानी पीने के लिए भी नहीं है और ग्राउंड वाटर है नहीं, तो इनको करोड़ों लीटर पानी रोजाना चाहिए। वो पानी कहां से आएगा? गवर्नमेंट जो एग्रीमेंट कर रही है उस पर भी आपको विचार करना चाहिए। इनको रोज पानी चाहिए। दूसरी चीज, अरबों रुपए की फैक्ट्री, अरबों रुपए का निवेश हुआ है। यहां का जो CSR फंड है, कोई भी कंपनी का 2% CSR फंड है, पर्यावरण का फंड है, वो फंड ये रणथंभौर में लगाएंगे, ये जयपुर में लगाएंगे, जहां नेता कहेंगे वहां लगाएंगे। परंतु नुकसान और प्लेटों से जो साइड इफेक्ट होगा, पर्यावरण का जो विनाश हुआ है, आपके वहां जानवरों के नेचुरल हैबिटेट खत्म हुए हैं, आपकी जैव विविधता खत्म हुई है, वो गांव के किसान की हुई है और उसका फंड आपके कहीं बाहर लगेगा। इसके लिए सतर्क हो जाइए कि इसका जो फंड है वो CSR का फंड जिस जगह काम हुआ उस ग्राम पंचायत के विकास के लिए होना चाहिए, इसके अलावा कहीं नहीं होना चाहिए। इसके लिए जब गांव मजबूत होगा, किसान मजबूत होगा, तो नेताओं को घुटनों के तले आना पड़ेगा, घुटने टेकने पड़ेंगे। अगर आप जागरूक नहीं होगे तो आपका भला करने वाला कोई नहीं होगा। इस चीज का भी ख्याल रखें। हमने सोलर नीति के तहत राजस्थान सरकार को एक सलाह दी है कि आप हमारे 5000 बीघा जमीन में तारबंदी करके आप जानवरों को कैद करके उनका जीवन खतरे में डालते हो, तो आप उसका 30% एरिया है वो ग्रीन बेल्ट के रूप में छोड़ दीजिए, जिसमें अभयारण्य विकसित होगा, उसके अंदर पेड़ पौधे लगाए जाएंगे,
उसके अंदर आप ट्यूबवेल भी खुदवाइए, CSR का फंड भी लगाइए। ये बात भी किसानों को सोचनी चाहिए और ये किसानों से रिलेटेड है, इसलिए मैं इस मंच से साझा कर रहा हूं। मैं सब साधुवाद देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आदरणीय श्री प्रताप फाउंडेशन को कि आपने हमारे को इस योग्य समझा, कि आपने मंच दिया, हमारी बात सुनने का आपने मौका दिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय संघ। आभार। गर्मी बहुत ज्यादा है और जो बीच में बैठे हैं वो सभी लोग उठ के पेड़ों के नीचे पहुंच गए हैं, इसलिए वक्ताओं से यह निवेदन रहेगा कि संक्षेप करें। अगले वक्ता के रूप में मांगीलाल जी मेघवाल संक्षेप में अपनी बात कहें। मांगीलाल जी अति संक्षेप जितना कर सकते हैं, आग्रह रहेगा। माफी चाहेंगे आपसे, लेकिन जैसी परिस्थितियां हैं उनको देखते हुए और प्रताप फाउंडेशन के संयोजक माननीय भावेश सिंह साहब विराजे हैं, उनको भी हम सब लोगों को सुनना है, इसलिए संक्षेप करें। सम्मानित मंच, अति सम्मानित प्रांगण, आज मैं सर्वप्रथम श्री प्रताप फाउंडेशन को धन्यवाद देता हूं कि सर्व समाज को आज एक छत के नीचे आमंत्रित करके किसानों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के ऊपर विचार विमर्श किया जा रहा है। किसान वो कौम है जिसने धरती का सीना चीर करके अन्न पैदा किया और उस अन्न को प्रत्येक देश के नागरिक के निवाले तक पहुंचाने का काम किया। विश्व की सबसे बड़ी अगर कोई ताकत है तो वो किसान कौम है। किसान को हम अन्नदाता के रूप में कहते हैं और इस अन्नदाता की कई परेशानियां हैं जो सबने समय समय पर उठाने की कोशिश तो की, लेकिन उस समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया, क्योंकि हम किसान अक्सर जातिवाद में बंट जाते हैं। हमें बंटना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी अगर कोई जाति है तो वो जाति है किसान और हमारी कौम किसान कौम है। हमने किसान के परिवार में जन्म लिया। जिस जमीन के अंदर जो जमीन बंजर थी उस जमीन को हमने उपजाऊ किया। इस देश को विकास के पथ पर अग्रसर करने वाली कोई कौम है तो वो किसान कौम है। लेकिन किसान की जब बात आती है तो सभी राजनीतिक पार्टियां या संगठन पीछे हट जाते हैं। जब अपना काम होता है तो अपना काम तो निकाल लेते हैं, सर्वप्रथम किसान की बात करते हैं, लेकिन किसान की असल बात करने वाला कोई आगे नहीं आता। उनकी समस्याओं को कोई खत्म करने के लिए नहीं आता। मैं प्रताप फाउंडेशन को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने समय समय पर किसान की आवाज उठाने के लिए आज हम सबको एकत्रित किया। हम सबको एकत्रित होकर के ही सामाजिक सद्भावना के तौर पर ही काम करना पड़ेगा, तभी किसानों की समस्याएं समाप्त हो पाएगी। हमें एक जाजम पे बैठे हुए लोगों को जब किसी को तोड़ना होता है तो हमें जाति के नाम पर लड़ाया जाता है, विभाजित करके किसान को कमजोर किया जाता है, क्योंकि इस देश में सबसे बड़ी कौम किसान कौम है और इस देश की 70% आबादी खेती किसानी पर आधारित है। मैं आज इस मंच से श्री प्रताप फाउंडेशन को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आज उन्होंने सबको आमंत्रित करके इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया। जय हिंद, जय किसान, जय जवान। आभार मांगीलाल जी। अब मैं निवेदन करूंगा श्री घनश्याम जी गहलोत से कि वो पधारे और अपनी बात कहें। कृपया समय का ध्यान रखें। भगवान श्री गणेश, माँ सरस्वती और माँ भारती के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। देश के महान देशभक्त, स्वाभिमानी, आजादी के प्रतीक और पूरे देश की शान महाराणा प्रताप के कोटि कोटि नमन करता हूँ। साथ ही क्षत्रिय युवक संघ के संस्थापक परम पूज्य तने सिंह जी को भी मैं सत नमन करता हूँ। सबने बहुत ही एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम प्रताप फाउंडेशन द्वारा आजादी के बाद इस विषय पर विचार करना क्यों जरूरी हुआ,
अगर आजादी से पूर्व देखा जाए तो महान संत कन्हैया सिंह जी ने ये पूर्वाभास कर लिया था कि देश में कैसे सामाजिक समरसता बनी रहे, देश की जो संस्कृति है वो कैसे फले फूले, इसके लिए उन्होंने जो सपना देखा उसको अधूरा रहा। उस अधूरे सपने को साकार करना प्रताप फाउंडेशन का जो कदम है वो वास्तव में सराहनीय है। बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद है प्रताप फाउंडेशन के तमाम पदाधिकारियों को। मंच की गरिमा और मर्यादा बनाए रखने के लिए समय सीमा के अंदर ही मैं अपनी विचार रखना चाहूंगा। वर्तमान जो स्थिति है, सबसे पहले तो मैं ये निवेदन करना चाहूंगा उन तमाम सामाजिक संगठनों से, राजनीतिक संगठनों से या और जो संगठन बने हुए हैं कि हम आज के इस सम्मेलन के बाद जो सामाजिक समरसता की बात कर रहे हैं उसके लिए एक संकल्प लेके जाएंगे कि जब हम किसी दूसरे से मिले तो जय भारत और जब विदा लें तो जय हिंद। हम किसी दूसरी बात कर रहे ही नहीं। और मैं उन तमाम राजनीतिक पार्टियों से निवेदन करना चाहूंगा कि समय समय पर चुनावों के समय जो मोर्चा गठित करते हैं, जो बनाए जाते हैं, उनके सम्मेलन अलग किए जाते हैं, क्यों ना उन तमाम सम्मेलन को एक ही दरी पट्टी पर कर करके और इस लोकतंत्र को मजबूत करने का कार्य किया जाए तो शायद ये सामाजिक समरसता की जो खाई है वो गहरी नहीं होगी, हम उसको दूर कर सकते हैं। और इन तमाम बातों के साथ मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, प्रताप फाउंडेशन के द्वारा जो बनाया गया ज्ञापन है उसके अंदर जो वर्तमान अगर किसी भी शहर के 15 किलोमीटर परिधि के एरिया में देखा जाए या 20 किलोमीटर परिधि के एरिया में देखा जाए, हमारे नौका के साथी ने बहुत कुछ आंकड़े प्रस्तुत कर दिए हैं। लेकिन एक चीज मेरा भी निवेदन है इनसे कि उन तमाम कृषि योग्य भूमि पर आवासीय कॉलोनियां काटने से पूर्व पहले सरकार को उन तमाम लोगों को सोच लेना चाहिए कि अगर हमने ये नहीं सोचा तो आने वाले समय में अनाज कहां से आएगा। हम सब कहते हैं कि भारत की आत्मा किसान है, देश की रीढ़ की हड्डी किसान है, तो क्यों ना उस परिवार का सोचा जाए जो चंद लोग अपने स्वार्थ के लिए ऐसा काम कर रहे हैं, उन पर जो है रोका जाए और वो रखी जाए। अन्यथा आने वाली पीढ़ियां जब अनाज नहीं मिलेगी तो चौराहे पर खड़ी होकर के उन तमाम लोगों को कोसेगी जिन्होंने इसके ऊपर कदम नहीं उठाया है। अपने स्वार्थों के लिए जो किया जा रहा है उसको रोका जाए। और उसके लिए जो आज समरसता को लेकर किसान सम्मेलन आयोजित किया गया है, मैं तमाम फाउंडेशन के, प्रताप फाउंडेशन के पदाधिकारियों का हृदय की अतल गहराई से आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं। और सभी किसान वर्ग के लोग संकल्प लेकर के जाएं। जो ग्रामीण में समरसता का भाव था, अगर किसान एक खेती में कार्य करता है, उस खेती को फसल उगाने से, बीज बोने से लेकर फसल कटाई तक तमाम वर्ग के लोग उसमें शामिल होते हैं, तो फिर जाति और वर्ग और धर्म कहां से आ गया। इन तमाम बातों को भूल करके फिर से समरसता कायम रहे और प्रताप फाउंडेशन का सपना साकार है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय जवान, जय संघ। आभार घनश्याम जी। परंपरा ये रहती है कि जो मुख्य वक्ता है उनको अंत में बुलवाया जाए, लेकिन जैसा सभी लोगों का आग्रह आ रहा है, इसलिए जो दो वक्ता शेष रहे हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा वो बाद में बोले। उससे पहले मैं माननीय महावीर सिंह साहब से निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात कहें। माननीय महावीर सिंह जी सरवरी। जो लोग खड़े हैं उनसे निवेदन रहेगा थोड़ा पेशेंस रखें, विराजें, और जो बाहर खड़े हैं उनसे भी आग्रह रहेगा अंदर पधारें। आदरणीय बुजुर्गगण, मातृशक्ति और प्रिय बंधु, एक परिवार में एक पिता के जितनी संतान होती है वो सब बंधु हैं और हम भी एक ही पिता की संतान हैं। उस परम पिता की संतान है तो हमारे में भेद काहे का। हम तो एक परिवार के लोग हैं, लेकिन भेद दिख रहा है। आज एक परिवार में भी अगर गौर से देखें तो अधिकतर परिवार ऐसे हैं जिसमें भाई भाई लड़ रहे हैं, बहन भाई लड़ रहे हैं, पिता के साथ पुत्र लड़ रहे हैं। तो ये जो पाश्चात्य सभ्यता के संपर्क में आने से, दूसरी सभ्यताओं के संपर्क में आने से जो असर हमारे परिवार पर पड़ा है, वही असर हमारी सामाजिक व्यवस्था पर पड़ा है। अगर इतनी बात को गहराई से सोच लें, हम उस परम पिता की संतान हैं, हम सब में उनका अंश है, ये बात अगर गहराई से बैठ जाए तो कोई भेद की बात ही नहीं शेष रहती है। इसलिए
जिस सौहार्द की बात को बताया गया कि इसका पहला उद्देश्य है परस्पर सौहार्द कायम करना, वो सौहार्द कायम अपने आप हो जाएगा। जरा विचार करें इस बात पर, चिंतन करें इस बात पर कि हम क्या ईश्वर की संतान नहीं है। इसलिए हम एक हैं, एक परिवार के हैं, हमको एक परिवार की तरह रहना है। अब जो जातिगत भेदभाव है वो जातियां हैं, जातियां रहेंगी, लेकिन उनमें मतभेद क्यों हो, भेद क्यों हो, दूरियां क्यों हो? सब अपने अपने क्षेत्र में काम करें और मिलजुल के भारत के विकास के लिए हम लगे रहें। हम जो आज कर रहे हैं उससे भारत का विकास नहीं है। भारत ने लोकतंत्र की व्यवस्था अपनाई और आज तक की सभी प्रणालियों में लोकतंत्र की व्यवस्था बहुत ही शुद्ध और सात्विक व्यवस्था मानी जाती है। लेकिन जैसा पहले बताया गया था कि हर एक अच्छी से अच्छी चीज में भी बुराई भी होती है और बुरी से बुरी चीज में अच्छाई भी होती है। तो जिसको इतनी अच्छी लोकतंत्र को अपन ने व्यवस्था दी, उसको हम क्यों बिगाड़ रहे हैं? और कौन बिगाड़ रहा है? हम ही है बिगाड़ने वाले, दूसरा कोई नहीं है। जरा चिंतन कीजिए, भारत के हम नागरिक क्या लोकतंत्र के योग्य हैं? जो हम जातिगत भावनाओं में बटे हुए हैं, जो हम अपनी पार्टीगत भावनाओं में बटे हुए हैं, पार्टी का हो गया तो हमारा दुश्मन हो गया। अरे उसकी अलग विचारधारा है, क्या फर्क पड़ता है वो दूसरी पार्टी में? तो जो इस तरह से सोचे बिना, जो इस तरह से बटे रहते हैं, उस बटे हुए रहने को हम एक होने की बात कर रहे हैं। और वो एक होने की बात कब हो सकती है? जब हम इस तरह का चिंतन करें। तो जो असर हमारी सामाजिक व्यवस्था पर पड़ा है उसको दूर करना है। अभी बात आई थी कि जयपुर में एक बहुत बड़ा अच्छा कार्यक्रम हुआ। जयपुर में जो अच्छा कार्यक्रम हुआ उसके पीछे 75 साल की तपस्या है क्षत्रिय संघ की। 75 साल में जो अनुशासन उन्होंने बरता, अपने जीवन में उतारा, जो सामाजिक भाव अपने जीवन में उतारा, जो एक व्यवस्था के अंदर रहकर काम करने का भाव अपने जीवन में उतारा, उसका परिणाम था। वरना क्या राजपूत जाति बदनाम नहीं हुई थी? बहुत गालियां निकालते हैं आए दिन, ये तो ऐसे हैं, ये शोषक हैं, ये गुंडे हैं, ये सड़कों पे उतरते हैं तो दुकानें लूटते हैं। लेकिन क्योंकि 75 साल की व्यवस्था, उस तपस्या की व्यवस्था ऐसी थी जिसके कारण वो परिणाम आया। और वो परिणाम अभी तक जैसा शुद्ध परिणाम पूरे समाज में आ जाना चाहिए नहीं आया है, इसमें कोई दो राय नहीं। और वहां छोड़े, अभी व्यक्तिगत रूप से भी हम देखें तो मैं नहीं कह सकता कि मैं सर्वगुण संपन्न बन चुका हूं, इसी तरह कोई भी नहीं कह सकता। लेकिन हमारा प्रयास यह है कि हम उस ओर कदम बढ़ाएं जहां सर्वगुण संपन्न होने के लिए हमको अवसर मिले। इसलिए जिस प्रकार से 75 साल के बाद वैसा परिणाम आया, आज जो हम सौहार्द की बात कर रहे हैं, मिलजुल के बैठकर बात करने की बात कर रहे हैं, उसमें भी समय लगेगा। इतने जोश में न आए कि आज हमने सम्मेलन कर लिया और दूसरे दिन सुधार हो जाएगा, या हमारी मांग पत्र गया और मांग पत्र जाते ही सरकार मान लेगी, नहीं मानेगी। लेकिन उसका प्रयास करना है और प्रयास करते रहेंगे तो परिणाम भी आएंगे। प्रयास करना है और सोच समझ के करना है। आज के युग में जितना सोच समझ के आगे कदम बढ़ाया जाता है, उसके परिणाम जल्दी आने की संभावना है। बिगाड़ तो बहुत जल्दी होता है, फिसलन में कोई भी चला जाता है। एक बड़ी बड़ी बिल्डिंग को तोड़ना हो तो बुलडोजर ला दीजिए और तोड़ दीजिए, लेकिन वैसी की वैसी बिल्डिंग खड़ी करनी हो तो कितना समय लगता है, कितना परिश्रम लगता है, कितना सामान लगता है। वो परिश्रम और सामान लगाने के लिए अगर हम तैयार हैं तो ये किसान सम्मेलन भी सफल होंगे, ये किसानों की समस्याएं भी हल होगी। और उसके लिए जो संगठित शक्ति चाहिए, सात्विक लोग इकट्ठे हों, जो सत्य पे चलने वाले लोग हैं वो इकट्ठे हों और उनका संगठन बने, उस संगठन में शक्ति होती है। जो कहा जाता है जय संघ शक्ति, उसका अर्थ क्या है कि शक्ति की जय होती है, लेकिन शक्ति व्याप्ति कहाँ है? संगठन में, संघ में। तो ऐसा संगठन अगर हम बना सके, सब किसान भाई अगर ये सोचने को तैयार हो कि हम एक ही ईश्वर की संतान है, हमारे बीच में सौहार्द बना रहे और हमको मिलकर सही काम के लिए, भारत के सही नागरिक होने के लिए हमको अपने आप को भी सुधारना है और हमको मिलजुल के काम करना है। इसके साथ किसान काम करता है धरती पर, धरती के बारे में भी हमको सोचना पड़ेगा। जैसे बताया गया था, हम अपनी माँ के पुत्र हैं, तो क्या माँ का नुकसान करना चाहेंगे अपन? क्या माँ को हम बीमार करना चाहेंगे?
क्या माँ का हम कत्ल करना चाहेंगे? अगर करेंगे तो हमसे बड़ा कपूत कोई नहीं है। इसलिए ये धरती माता जिसको बोलते हैं हम, जो हमको अन्न देती है, जो हमको जीवित रखती है, उस माता को भी बिगाड़ो मत। उसमें ये केमिकल्स डालकर उसकी जो स्थिति हम खराब कर रहे हैं, उसकी उर्वरा शक्ति को खराब कर रहे हैं, उसको खत्म करना है। हमको प्रयास ये करना है, जैसे जैविक शक्ति के लिए आपको बताया गया है वो करें। हमको प्रयास ये करना है, 1-2 साल कोई बात नहीं, कब अन्न होगा, लेकिन इस धरती को अपनी नेचुरल अवस्था में आजादी दीजिए, उसकी स्वाभाविक अवस्था उसमें आजादी दीजिए, कोई केमिकल इस्तेमाल मत कीजिए। तो धीरे 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 ये धरती पहले जैसी उपजाऊ भी हो जाएगी, और उपजाऊ हो जाएगी। उसके साथ एक दूसरी बात और ध्यान रखनी पड़ती है, हर आदमी चाहता है मैं करोड़पति बनूं, मैं सबसे ज्यादा पैसा इकट्ठा करूं। ये पैसा साथ जाने वाला नहीं है, संपत्ति साथ जाने वाली नहीं है, कुछ भी पद भी साथ जाने वाला नहीं है, कुछ भी जाने वाला नहीं है। महाराणा प्रताप को आज क्यों याद करते हैं? महाराणा प्रताप को इसलिए याद करते हैं कि उन्होंने कोई राज के लिए नहीं, अपने मेवाड़ की रक्षा के लिए, स्वतंत्रता के लिए 30 साल तक संघर्ष किया, जंगल जंगल भटके, कभी कहां कहां कैसे कैसे युद्ध करना पड़ता है वो काम किया। तब महाराणा प्रताप हमारे लिए पूजनीय बने। मेरी भतीजी वियतनाम में थी, उसका कहना था कि जब हमारे पास औरतें मिलने आती वियतनाम की, तो पूछा करती थी महाराणा प्रताप क्या चीज है, ये कैसे ऐसे हुआ, क्या तकलीफ थी, क्या ऐसी दिक्कत थी कि जिसके कारण इतना गौरव उसने प्राप्त किया। इजराइल का प्रधानमंत्री आता है और कहता है मुझे हल्दी घाटी ले जाओ, तो क्या वो उनके साथ जमीन गई है? उनके साथ उनका यश गया है, उनके साथ उनका नाम गया है, और वो नाम आज भी इस धरती पर मौजूद है। अगर हम भी अपने जीवन को इतना निर्मल बना लें कि हम व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए किसी को धोखा नहीं देंगे, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए हमारे सामाजिक स्वार्थ को बिगाड़ेंगे नहीं, सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ेंगे नहीं, अगर इस प्रकार का प्रण लेकर हम अपने जीवन को बनाना शुरू कर दें, तो धीरे 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 ये संगठन मजबूत बनेगा, और उस संगठन में वो शक्ति होगी जिससे हमारी सारी मांगे पूरी की जाएगी। कुछ मांगे इस मांग पत्र के बाद में भी जो बताई गई है उनको भी नोट कर लें, और उनको सीधा जयपुर में चीफ मिनिस्टर तक पहुंचाने का अपन प्रयास करेंगे, ताकि वहां भी बात हो सके, चर्चा हो सके। ये मांग पत्र भी चीफ मिनिस्टर के पास ही जाएंगे, लेकिन कलेक्टर के माध्यम से जाएंगे, क्योंकि वो मांग पत्र तैयार है, आज ही उसको देना है, तो वो मांगे अलग से हम जयपुर में दे सकते हैं। जय संघ शक्ति। माननीय महावीर सिंह साहब, सभी से निवेदन रहेगा थोड़ी देर और पेशेंस रखें, विराजे रहें। मैं निवेदन करूंगा श्री साजिद सुलेमानी से कि अति संक्षेप में अपनी बात कहें। श्री साजिद सुलेमानी। नमस्कार। सम्मानित मंच, अति परम सम्मानित प्रांगण, मंच पर आसीन सभी बुजुर्ग, मंच के पीछे जो नाम लिखा है श्री प्रताप फाउंडेशन, देश के दुनिया के लोकमणि आदरणीय महाराणा प्रताप सिंह के चरणों में नमन और वंदन करूंगा उस महाशक्ति को जिसने इस देश को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। नमन करूंगा उन किसानों को जिन्होंने चंपारण के उस युद्ध, उस किसान सम्मेलन से जो गांधी ने शुरू किया था, वहां से आज तक जो किसान अपने आप को शहीद करता आ रहा है, अपने आप को संघर्ष करता आ रहा है, उन सभी किसानों के जो शहीद हुए, जो शोहदा हुए, उन सब के चरणों में वंदन और नतमस्तक। बिना शहादते कोई भी जीत हासिल नहीं की जाती। देश को देश बनाने के लिए लाखों लोग शहीद हुए, किसान उसमें अग्रिम रहे। किसान कोई एक जाति नहीं, एक समाज नहीं, एक पूजनीय भारत माता का वो लाल जो हमारा पेट भरता, हमारे लिए शहीद होता। किसान वह जो हमारे बॉर्डर पर हमारी सुरक्षा करता और देश को बचाने के लिए शहीद होता। उन सभी पुण्य आत्माओं को मैं नमन और वंदन करता हूं। श्री प्रताप फाउंडेशन के इस कार्यक्रम में
आपने हमें आमंत्रित किया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सभी महानुभावों को। 140 करोड़ की इस आबादी में सभी का साथ और सभी का विकास हमारे देश के लोक शीर्ष नेतृत्व ने कहा, जिसने हम सब ने स्वीकार किया। देश का एक संविधान बना जिसको हमने सबने स्वीकार किया। क्या सबका साथ और सबका विकास हो रहा है? देश का किसान आज इस तरह से प्रताड़ित हो रहा है, एहसास होता है कि आज भी हमें आजादी मिली है कि नहीं मिली। 70 साल बाद भी देश का एक बहुत बड़ा वर्ग अपने आप को इस तरह से परेशान होता है कि उसको स्कूल के लिए संघर्ष करना पड़ता है, शिक्षा के लिए संघर्ष करना पड़ता है, रोटी के लिए संघर्ष करना पड़ता है, अपनी आय के लिए संघर्ष करना पड़ता है। वह आय जो उसने अपने खून और पसीना बहा करके जो प्राप्त की, इस देश को बचा करके जो उसने आय प्राप्त की, उस किसान को कितना लंबा संघर्ष करना पड़ता है और खुद को शहीद होना पड़ता है, अपनी बातें मांगे मंगवानी पड़ती है। आज बहुत मुबारक दिन है, 22 अगस्त का दिन। आज के दिन महात्मा गांधी ने स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की थी। 22 अगस्त को महात्मा गांधी ने स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की और उसी महात्मा गांधी ने एक सपना देखा था कि इस पूरे भीड़ के अंदर जो सबसे पीछे खड़ा है, सबसे दरिद्र है, जो सबसे पिछड़ा है, उसके लिए आप रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था कर दे। यही लोकतंत्र, सच्चा लोकतंत्र होगा। क्या हमारे नेताओं ने उस गरीब के लिए कुछ सोचा, उस किसान के लिए सोचा? ये बहुत मनन की बात। और वक्ताओं ने मंत्र मोह कर दिया। जो बात कही किसानों हित के लेकर के, जो डिमांड किया गया सर्व समाज को लेकर के, आज इस विषैली राजनीति के अंदर एक बहार सी नजर आ रही है। इस कार्यक्रम को देख करके हमारे मंत्र उपनिषदों में जिस तरीके से सर्व समाज की बात कही, उसको हम भुला बैठे हैं। हमारे उपनिषद में आता है, एकम बल समाजस्य तद्भावे सदुर्बल तस्मात् एकम पशुशंति दृढ़ राष्ट्र हितैषिण। एक का समाज का बल है, एक का हीन समाज दुर्बल है, इसलिए राष्ट्र सोचने वाले हमेशा एकता की बात करते हैं। जब हमारे उपनिषद एकता की बात करते हैं, फिर हमारे आज के नेता कौन होते हैं हमें आपस में लड़ाने वाले? क्या ये नेता हमारे उपनिषदों से, हमारे वेदों से ऊपर हो गए, जो हमें आपस में लड़ाते हैं जातीय विध्वंस के रूप में, राज्य विध्वंस के रूप में, गरीब और अमीर के विध्वंस के रूप में? आज ये देश किस दिशा में जा रहा है, हमें सोचना पड़ेगा। ग्रामीण परिवहन मेरी माता रज्जू से है। संक्षेप करें साजिद जी। शुरू से ही मैं ग्रामीण परिवहन की देखता रहा कि किस तरह से उन्होंने संघर्ष किया। लोगों को खाने के लिए रोटी नहीं मिलती थी, पुराने लोगों को, तो 50 साल पहले मैं देखा करता था किस तरह से इन लोगों ने संघर्ष करते करते आज इस लेवल पर आ गए कि कुछ संघर्ष करते लोग खड़े हुए हैं। प्याज, मिर्च, लाल मिर्च के अंदर डाल करके, पानी डाल के खा लिया करते थे रोटी से। लाल आता था वो गेहूं। उन बातों को जब याद करते हैं तब सोचना चाहिए कि हमारे बुजुर्गों ने किस तरह से संघर्ष किया। हमारी नींवें उन महान किसानों के शहादतों पर, संघर्ष के ऊपर खड़ी है। मैं उन्हें नमन और वंदन करता हूं और आज के शानदार कार्यक्रम के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। धन्यवाद साजिद जी। अब मैं डॉक्टर साहब कुलदीप जी से निवेदन करूंगा कि वो पधारें अपनी बात कहें। कुलदीप जी बिठू। पग पग धर्या भार धरा छोड़ राख्यो धर्म, महाराणा मेवाड़ हृदय बचा हिंद्र। ऐसे महान प्रतापी महाराणा प्रताप के नाम से कार्यरत ये फाउंडेशन, जो कि एक नेक और ईमानदारी का कार्य करने के लिए समाज में किसान सम्मेलन क्या है,
आज क्षत्रिय योग संघ जो पूज्य तन सिंह जी द्वारा स्थापित किया गया कि संघे शक्ति कलयुगे, और इस कलयुग में संघ में ही शक्ति निहित है। और समाज जो गांव की व्यवस्थाएं थी, आदिकाल में मनुष्य मानव सबसे पहले जो व्यक्ति हुए, उसमें सबसे पहले अगर कोई व्यवसाय शुरू किया गया तो कृषि और खेती और पशुपालन का व्यवसाय था। और आज हम गांव से सभी जुड़े हुए हैं। भारत के 75% लोग गांवों से निवास करते हैं और गांवों का प्रमुख कार्य खेती रहा है। और गांव में हम लोग जो इस संघ का सबसे जो उद्देश्य है कि सामरिक सौहार्द बनाए। जो गांव के अंदर हमारा एक व्यवस्थाएं थी, काका नाना बाबा का व्यवहार था, एक दूसरे से प्रेम से रहा करते थे, उसी प्रेम और सौहार्द के प्रतीक के रूप में सभी लोग रहें। ये एक उद्देश्य जो उनका सबसे बड़ा क्षत्रिय योग संघ का जो उद्देश्य पूरित हो कि इस बात से कि सभी लोग का सुधार किया जाए, क्योंकि स्वयं एवं प्रगिंदम, जंगल में किसी ने शासन राज तिलक थोड़ी किया, वो राजा है। इसी तरह अब वर्तमान प्रणाली है लोकतंत्र की, प्रजातंत्र में जो मनुष्य बहुसंख्यक लोग चाहते हैं वो व्यवस्थाएं चलती है। और बहुसंख्यक समाज जो है वो सभी लोग जुड़ते हैं जब भी बहुसंख्यक होते हैं। इसलिए बहुसंख्यक लोगों की बात को और अच्छी तरह से रखने का एक फाउंडेशन है। नेक लोग काम करके, जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि अच्छे लोग किसी कार्य को छोड़ देते हैं तो बुरे लोग हावी हो जाते हैं। इसलिए अच्छे लोगों को भी इस कार्य के लिए जुड़ना चाहिए। इसलिए जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, जितने भी आज आगे अग्रणी लोग हैं, उनको भी ऐसे अपने आप को विमुक्त नहीं हो जाना चाहिए। वो लोग भी अपने इस सामाजिक सौहार्द और सत्ता के माध्यम से जुड़े और सभी लोग एक राय हो और उनकी एक बात को सही तरीके से पेश की जाए। तो हमेशा सामाजिक संगठन जो है अच्छा काम करता है तो उनका एक नैतिक दायित्व और मूल्य बन जाते हैं। और राजनीतिक पार्टी भी उनको बात को माननी पड़ती है। राजनीतिक सब्जेक्ट अलग है और उस विषय में सामाजिक संगठन है वो अपने आप में एक ताकतवर चीज है। और सामाजिक संगठन अगर मूल्यों से कार्य करता है तो उस बात को राजनीति से जुड़े हुए लोगों का मजबूर होकर मानना ही पड़ेगा। ये भी एक प्रेशर ग्रुप है और किसी भी व्यवस्था में प्रेशर का होना अनिवार्य है। जैसे दबाव, राजनीति में भी दबाव में गलत काम भी हो जाते हैं, सही काम भी होते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि क्यों इसके लिए दबाव बनाना पड़ता है। और सही कार्य के लिए, सही व्यवस्था के लिए दबाव बनाना उचित है और उचित काम करने के लिए अच्छे और संगठित लोगों को आगे आना चाहिए। जैसा कि प्रताप फाउंडेशन ने शुरुआत की है, क्षत्रिय योग संघ के पूज्य तन सिंह जी का भी यही मार्गदर्शन था कि कर्तव्यनिष्ठ बने, आत्म स्वाभिमानी बने, स्वाभिमान से जीवित होने की जीवन शैली बने। तो वही एक उद्देश्य इस बात से पूरित होता है। और उनका जो असली श्रद्धांजलि तन सिंह जी को भी दी जाती है कि मूल्यवान बने और व्यक्ति अपने समाज के प्रति, समाज में सभी लोग आते हैं अपनी जिसकी दया भाव हो। इसलिए अंत में मैं अपनी बात को विराम देते हुए कि ग्रंथ पंथ सब जगत के, बात बतावत तीन, मुख राम हृदय दवा, तन सेवा में लीन। इसलिए सेवा करनी चाहिए, सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। मानव सेवा ही प्रभु सेवा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब वह विमल जी भाटी सेन समाज से जो उनको पहले बोल दिया था आपको बोलना है, इसलिए वो संक्षेप में अपनी बात कहें। विमल जी भाटी। आज इस प्रताप फाउंडेशन के इस किसान सम्मेलन में सम्मानित मंच और अति सम्मानित आप सभी किसान भाइयों, त्याग, तपस्या और बलिदान की प्रतिमूर्ति महाराणा प्रताप के सिद्धांत और उसूलों पर ये प्रताप फाउंडेशन जो टिका हुआ है, बना हुआ है। आज इस किसान सम्मेलन जो आयोजित हो रहा है, ये बहुत ऐतिहासिक सम्मेलन है। हमारे देश में जैसे कि आपको पता है कि हर जाति, वर्ग, धर्म के लोग निवास करते हैं। आज इस सम्मेलन को, यही सम्मेलन में जो आए हुए लोग हैं, उनको देखकर यही आभास होता है कि सर्व समाज के लिए आयोजित होने वाला ये किसान सम्मेलन शायद मेरे हिसाब से पहला सम्मेलन है। इसकी शुरुआत प्रताप फाउंडेशन ने की है। मैं इस प्रताप फाउंडेशन को और क्षत्रिय योग संघ को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने सर्व समाज को एक जाजम पर बिठाकर
किसानों की समस्याओं को सुलझाने का, उनको चर्चा करने का मौका दिया। एक बात, मैं श्री डोंगरगढ़ विधानसभा से आता हूं, वहां की एक छोटी सी समस्या है जो बड़ी विकराल रूप धारण कर रही है। मैं उस समस्या की ओर से प्रताप फाउंडेशन जो किसान सम्मेलन आयोजकों का ध्यान इंगित करना चाहता हूं। श्री डोंगरगढ़ एक कृषि प्रधान क्षेत्र है, वहां जो पानी का जो गहराई है वो हजारों मीटर नीचे जा चुका है। आजकल वहां पे कृषि कुएं बहुत ज्यादा तादाद में फेल हो चुके हैं। बीकानेर जिले की और चूरू जिले की शायद श्री डोंगरगढ़ तहसील ऐसी है जहां नहरी पानी नहीं है। मैं आप सबके माध्यम से सरकार और आप सभी को यह आह्वान करना चाहता हूं कि ये मांग भी की जाए कि श्री डोंगरगढ़ में भी नहरी पानी हो, जिससे वहां के किसान आबाद हो चुके और वहां खत्म होती किसानी को भी जीवनदान मिल सके। किसानों की ये बहुत बड़ी समस्या है। आप सबने यहाँ पे एकत्रित हुए विचार किया और मुझे बोलने का मौका दिया। आप सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। और प्रताप फाउंडेशन जो क्षेत्रीय समाज से ताल्लुक रखता है, मैं उनको बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि लोकतंत्र से पहले भी सर्व समाज आपको उम्मीद भरी नजरों से देखता था और आज लोकतंत्र में भी सर्व समाज, हर जाति धर्म वर्ग आपको उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। आपकी ओर एक आशा भरी किरण उनमें नजर आ रही है। आप सभी के माध्यम से हम चाहते हैं कि हमारी मांगे पूरी हो, हमारी आवाज ऊपर तक पहुंचे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आभार विमल जी। कार्यक्रम समापन की ओर है। आप सभी से निवेदन रहेगा कि जो मांग पत्र है, ये मांग पत्र हम कलेक्टर साहब से समय लिया हुआ है। 3 बजे का उनको निवेदन किया गया था और 3 लगभग बजने वाले हैं। आप सभी लोगों में से अधिकांश लोग जो वहां आसानी से पहुंच सकते हैं उस प्रतिबंधित मंडल के साथ जाएं और कलेक्टर साहब को ज्ञापन देवें। आप सभी लोगों ने समय निकाला, सभी जनप्रतिनिधियों ने समय निकाला, सभी समाजों के लोगों ने हमारे इस आग्रह को स्वीकार किया और इस सामूहिक समस्या को या सामूहिकता की बात को समझने का प्रयास किया। उसके लिए सब लोगों का आभार। अब एक मंत्र बोल के हम सब लोग विकीर्ण होंगे। आप बैठे बैठे दक्षक की स्थिति में हो जाएं। ओम कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भू मा ते संगो असत्व कर्मणि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। कार्यक्रम औपचारिक रूप से समाप्त हो गया है और मैं निवेदन करूंगा जो लोग यहाँ हैं उन लोगों से कि वो कलेक्टर साहब के वहाँ यहाँ से जो प्रतिनिधि मंडल जा रहा है उसके साथ जाएं। जय संघ शक्ति।